वेलकम टू कॉमर्स एकेडमी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने टीडीएस अकाउंटिंग और रिटर्न फाइलिंग की प्रॉपर प्लेलिस्ट यूट्यूब पे स्टार्ट करके रखी है। इस प्लेलिस्ट का आज हमारा थर्ड वीडियो है। तो अगर आपको टीडीएस के अंदर परफेक्ट होना है, एडवांस अकाउंटिंग आपको सीखनी है, टैली के सारे सेगमेंट अगर आपको कवर करने हैं, तो आप इस प्लेलिस्ट को कंटिन्यू कीजिए। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा। आज मैं आपके लिए एक असाइनमेंट लेके आया हूँ और इस असाइनमेंट का नाम है श्री इवेंट मैनेजमेंट। इस असाइनमेंट के अंदर आप अकाउंटिंग ये सारे के सारे सेगमेंट परफेक्ट कर लोगे, जीएसटी के सारे सेगमेंट परफेक्ट हो जाएंगे और टीडीएस के सारे सेगमेंट हो जाएंगे। यानी ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ये सारे के सारे एडवांस लेवल के ऊपर आप कंप्लीट कर लेंगे। बेसिक्स टू एडवांस आज अपने इस असाइनमेंट को निपटाएंगे। अब मेरी बात ध्यान से समझो। अगर आपको टीडीएस का बेसिक्स के बारे में नहीं पता या टीडीएस की बेसिक्स अकाउंटिंग के बारे में नहीं पता, तो आप हमारी इस प्लेलिस्ट के पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो देखिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे के रखा है और ऊपर आई बटन में भी दिया हुआ है। अब अगर आपको बेसिक्स टीडीएस आता है तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को पॉज करके इनको रीड करो, बड़ा मजा आएगा आपको रीड करने में। ये जो असाइनमेंट है, ये बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। यानी इस असाइनमेंट के अंदर 1 बाय 1 एंट्री में आपको करके दिखाऊंगा। उस एंट्री के अंदर इनकम टैक्स की क्या रूलिंग रहेगी, जीएसटी की क्या रूलिंग रहेगी, टैली के क्या क्या फीचर इंपैक्ट करेंगे और अकाउंट्स में कहाँ का इंपैक्ट करेगा विद फाइनल अकाउंट, ये सारा स्ट्रक्चर अपने इस असाइनमेंट में क्लियर करेंगे। अब अपनो स्टार्ट करते हैं। तो एक काम करो, वीडियो को पॉज करके ये 5 एंट्री जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, इन्हें आप रजिस्टर में नोट कर लो। क्योंकि मैं स्क्रीन पे या तो आपको टैली दिखा सकता हूँ या असाइनमेंट दिखा सकता हूँ। तो असाइनमेंट अगर आपके पास में नहीं होगा तो एक्यूरेसी प्रॉपर नहीं आएगी, इसलिए ये एंट्री आप 1 बाय 1 नोट कर लो। अब मैं यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर दूं, इस असाइनमेंट में जो भी आपको जीएसटी नंबर, टैन नंबर, पैन नंबर या जो भी डिटेल्स वगैरह दिखाई दे रही है, ये जनरली हमारे यहाँ तो स्टूडेंट्स के हैं या फिर हम इनसे कोई ना कोई सर्विस या गुड्स खरीदते हैं या सिंपल हमने गूगल किए हैं। क्योंकि हमें कोई ना कोई ओरिजिनल जीएसटी नंबर देना जरूरी था, अदरवाइज हम असाइनमेंट प्रॉपर नहीं कर पाते। ये यहाँ पे जो भी जीएसटी नंबर, टैन नंबर, पैन नंबर दिखाए जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए ही यूज किए जा रहे हैं और इनका कोई यूज नहीं है। यहाँ पे मैं एक चीज आपको और क्लियर कर देता हूँ, ये जो असाइनमेंट है, इसे हम तरीके से टैली में 1 बाय 1 कर रहे हैं, तो इसको आप प्रॉपर नोट कर लो। और दूसरा पॉइंट मैं आपको यहाँ पे और बता दूं, ये जो असाइनमेंट मैंने आपको बनाया, ये फर्स्ट क्वार्टर का पूरा बना है, यानी अप्रैल टू जून। तो अप्रैल टू जून है, अप्रैल मई जून, इसका पूरा काम आ जाएगा। और जो क्वार्टर एंड होने के बाद में हमें क्या क्या ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं, वो सारे ट्रीटमेंट भी इसमें आ जाएंगे। कंप्लीट ये हमारा बिजनेस प्रोजेक्ट है और इसमें हमने अकाउंटिंग के, जीएसटी के, टीडीएस के और एडवांस टैली फीचर पूरे कवर करें और रियल लाइफ एंट्री के साथ में ये सारा काम हम करेंगे। तो अब आपने एंट्रियां नोट कर ली है, अब अपना वर्किंग स्टार्ट करते हैं। और आपके माइंड में आ भी रहा होगा कि सर ये पूरा असाइनमेंट है, अगर हमें डाउनलोड करना है या प्रिंट निकालना है तो कैसे कर सकते हैं। ये मैं 5 एंट्री होने के बाद में आपको बताऊंगा। पहले ये 5 एंट्री अपनों कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें कंपनी क्रिएट करनी है। कंपनी नेम में हम देते हैं जो प्रोप्राइटर का नेम होता है, जिसके पैन कार्ड से फर्म बनी है। और मेलिंग नेम के अंदर हम देंगे जो हमारा ट्रेड नेम होता है। तो जनरली इस असाइनमेंट में हम प्रोप्राइटर को ही कंसिडर कर रहे हैं। तो हमारा जो प्रोप्राइटर होगा, आप इसको खुद ही बना लीजिए, खुद ही बन जाइएगा। जो मैंने असाइनमेंट में जैसे आपको बताया, जैसे मेरा नाम मोहित है तो मैं मोहित के नाम से फर्म बना रहा हूँ, ठीक है। और मेलिंग नेम है, यहाँ पे हम हमारी ट्रेड नेम देंगे श्री इवेंट मैनेजमेंट। और एड्रेस वगैरह आप अपने घर का इसके अंदर दे देना, या फिर जो स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो स्क्रीन के ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूँ, वही आप टाइप कर देना। और स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, पिन कोड वगैरह आप डाल देंगे। तो जो डिटेल मैं आपको दे रहा हूँ, यही डिटेल टाइप कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेल वगैरह अपना डाल ही देते हैं, यहाँ पे वेबसाइट डाल देते हैं और ये वेबसाइट मैंने डाल दी। चलो भाई ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 25, 1 अप्रैल 25 ही रखेंगे। हमारा कंपनी बन गया। सिंपल वे में एंटर 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 करके हम इसको कंपनी क्रिएट कर लेंगे। अभी हमारी कंपनी क्रिएट हो गई, कंट्रोल ए कर लो। यहाँ पे आप F3 जरूर प्रेस करो और जो एक कंपनी नंबर आ रही है आप अपने रजिस्टर में नोट कर लेना। क्योंकि जब आप मल्टीपल टाइम्स कंपनी क्रिएट करोगे तो आप सेम नाम से करोगे तो आपको फिर अपना कंपनी मिलेगा नहीं। तो इस नंबर को नोट कर लेना। चलो भाई ठीक है, काम हो गया। यहाँ पे अब हम F11 प्रेस करेंगे और जैसा हमारे बुक्स में दिया गया, असाइनमेंट में दिया गया है, उसके हिसाब से हम कंपनी को तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हम हमारा जीएसटी नंबर डालेंगे। फिर से रिपीट कर दूं, ये जीएसटी नंबर सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज किए जा रहे हैं। मंथली ही रख लेते हैं। यहाँ पे अदर डिटेल वाला जो ये ऑप्शन है, जीएसटी के जस्ट नीचे आ रहा है, जीएसटी अदर डिटेल, इसे आपको यस करना है। यहाँ पे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। बस ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला
शो जीएसटी एडवांस फॉर एडजस्टमेंट इन ट्रांजैक्शन, इसे आपको यस करना है। चलो भाई ठीक है, एंटर एंटर प्रेस करा, यहाँ तक का काम हो गया, कंट्रोल आई। तो जो चीजें मैं आज आपको बता रहा हूँ ये सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता चुका हूँ। चलो भाई ठीक है, जीएसटी की सेटिंग हो गई, अब टीडीएस की भी कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा 10 रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देते हैं और फिर से रिपीट करूँ, जितने भी जीएसटी नंबर या 10 नंबर आप शो देख रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए यूज किए जा रहे हैं और इनका कोई यूज नहीं है। ठीक है, यहाँ पे डिवीजन डाल दिया, इसको यस करें। अगर आपको यूं रहे ना कंफ्यूजन की डिटेल्स वगैरह क्या डाले, तो सेम यही डिटेल्स ले लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऑनर में अपने आप को ही बना लेता हूँ, यहाँ पे ऑनर डाल दिया, यहाँ पे मैंने अपना पैन कार्ड डाल दिया, ठीक है, एड्रेस वगैरह डाल दिया। चलो भाई ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबल पर्सन क्या होता है लास्ट क्लास में बता चुका हूँ, ये डिटेल हो गई। इस वाले असाइनमेंट में भी हम लिमिट कंसिडर नहीं कर रहे हैं, यानी हम लिमिट कंसिडर नहीं कर रहे हैं, सबका टीडीएस काटेंगे, सबका चालान भरेंगे, सबकी रिटर्न बनाएंगे। चलो भाई ठीक है, एंटर एंटर प्रेस करते हैं, काम हो गया, कंट्रोल है। अब इसमें देखो अगला पॉइंट दिया हुआ है, सेट सेल्स बिल बुक मंथली एसएसी 0001/04, यानी इसमें जो हमारी सेल्स की बिल बुक है उसकी सीरीज ये होनी चाहिए कि 000 पहले आना चाहिए। बहुत से लोगों को क्या है कि जीरो पहले लेना नहीं आता, तो 000 पहले आना चाहिए, फिर 1 आना चाहिए, फिर स्लैश, फिर 04 आना चाहिए। एक तो ये सेटिंग करते हैं। तो सबसे पहले बिल बुक वाला काम करते हैं। तो अल्टर में गए, वाउचर टाइप में गए, यहाँ पे मैं सेल्स का वाउचर टाइप ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं कर रहा, सीधा सीधा मुझे यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे आ जाना है, 6 एंटर प्रेस करके सेल्फ अल्टर एडिशनल नंबरिंग डिटेल, इसको मैं यहाँ पे यस करूंगा। ठीक है, अब आ रहा है स्टार्टिंग नंबर। अब आपका जो स्टार्टिंग नंबर है वो 1 से स्टार्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको विड्थ कितनी चाहिए, जनरली आपको 3 की विड्थ चाहिए, और ये जो 3 की विड्थ है, ये 3 की विड्थ क्या 0 से फुलफिल होनी चाहिए, तो इसको कर दो यस। तो यहाँ पे ये सेटिंग करनी है। अपना स्टार्टिंग नंबर 1 स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे अपनों को प्रीफिक्स की जरूरत नहीं है, सफिक्स आएगा, यानी इनवॉइस नंबर के लास्ट में। तो इनवॉइस नंबर के लास्ट में 04 लगाना है। ठीक है, तो ये मैंने 04 दे दिया, एंटर। और कुछ भी चेंज नहीं करना है, कंट्रोल ए प्रेस करूंगा। सर इससे हुआ क्या, अभी देखिए वाउचर्स के ऊपर जा रहा हूँ, F8 प्रेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए 00 ही आया है, यानी मुझे यहाँ पे 4 डिजिट लेना था, तो मैं यहाँ पे 4 लूंगा, क्योंकि 1 तो उसको फुलफिल कर दिया ना, 1 था उसने 1 0 को कम कर दिया, तो यहाँ पे मैंने गलती की थी। तो इसको सही करने के लिए मैं अगेन वाउचर टाइप में जाऊंगा, सेल्स में जाऊंगा, और यहाँ पे एडिशनल नंबरिंग को ऑन करूंगा, इसको मैं 4 कर दूंगा, कंट्रोल ए। और अब मैं यहाँ पे वाउचर्स में जाके F8 प्रेस करूंगा, तो देखिए यहाँ पे 0001 आ रहा है। अब देखो जैसे ये 11 होगा तो ये 1 0 यहाँ से कम हो जाएगा, यानी फिर 00 ही होंगे, यानी ये 000 है, ये फ्रीज नहीं रहेंगे, ये डिजिट में कन्वर्ट होते रहेंगे। और ये जो लास्ट वाला है ये फ्रीज रहेगा, इसको भी चेंज कर सकते हैं, ये मैं आगे आपको बता दूंगा। चलो भाई ये काम हमारा हो गया, ठीक है भाई। अब 1 बाय 1 एंट्री करते हैं। तो हमारी जो फर्स्ट एंट्री है, तो हम इसकी कैपिटल की एंट्री करते हैं। देखो बात को समझो, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया, हम कौन हुए, हम ही हुए, और 50,000 रुपीज लगा के बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। अब इसकी एंट्री कैसे होगी, ये एंट्री होगी बैंक से। जैसे बात को समझो, आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपनी परमिट्स वगैरह फाइनल करेंगे, उसके बाद में आप उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन वगैरह भी लेंगे। तो जब आप अपने बिजनेस का बुक्स रखेंगे, तो आप अपने पर्सनल अकाउंट से अपने बिजनेस के अकाउंट में कुछ अमाउंट शेयर करेंगे, वो हमारा कैपिटल का अमाउंट होगा। जैसे मान लो मेरे पर्सनल अकाउंट में 50,000 रुपीज है, मैंने अपने फर्म का करंट अकाउंट खुलवाया अपना चेक देके, तो मैंने 50,000 रुपीज का चेक दिया, तो उस चेक से मेरा बिजनेस का अकाउंट ओपन हुआ, तो यहाँ पे हमारा जो कैपिटल है वो यहीं से मेंशन होगा। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे, F6 में हमारी एंट्री होगी, बैंक का लेजर में बनाना पड़ेगा, एंट्री होगी बैंक अकाउंट DR2 कैपिटल, तो यहाँ पे क्रिएट आ जाएंगे, और यहाँ पे कैपिटल का लेजर बनाएंगे। पार्टी का नेम देना चाहो तो पार्टी का भी आप देख सकते हो, अगर पार्टी का नाम दोगे तो ये मोइस कैपिटल इस तरह से बनेगा। कैपिटल अकाउंट के अंदर ये जाएगा, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं करना है, कंट्रोल ए करना है। कितने रुपए से, 50,000 रुपीज से। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा आपका बैंक, तो बैंक का लेजर बनाना होगा। तो हमारा जो बैंक है वो इसके अंदर HDFC का दिया हुआ है, तो HDFC बैंक आएगा, HDFC बैंक अकाउंट यहाँ पे हम डाल देंगे। अब ध्यान रखना, अकाउंट नंबर यहाँ पे प्रॉपर मेंशन करने। ये जो अकाउंट नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं ये भी एमए बनाए गए हैं, सिर्फ एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर ये किसी के मिलते हैं तो बस ये एक तरीका का सहयोग होगा। और ये हमने यहाँ पे IFSC कोड डाला, स्विफ्ट कोड जब अपना फॉरेक्स करेंगे तब कर लेंगे। HDFC बैंक आपको सेलेक्ट करना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो भी स्टूडेंट बिजनेस वर्जन से करेंगे उनका बैंक नेम सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। जो भी स्टूडेंट एजुकेशनल वर्जन पे करेंगे, यानी जिनके टैली पे EDU लिखा हुआ आ रहा है, उनके पास में नॉट अप्लीकेबल आएगा। तो अभी के लिए आप नॉट अप्लीकेबल कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई ब्रांच है तो ब्रांच सिक्कर ले लेते हैं, ठीक है। BSR कोड को एक बार छोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ तक काम हो गया। अब अगर आप इस असाइनमेंट में देखो तो प्रॉपर हमारी एक चेक बुक भी दी गई है,
चेकबुक इसके अंदर मेंशन करनी है, तो सेट अल्टर बैंक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर यस करूंगा मैं। तो यहाँ पे देखिए सेट अल्टर रेंज फॉर चेकबुक का ऑप्शन दिया गया है, इसको यस करेंगे। ठीक है, ये यस हो गया। और चेकबुक की रेंज जैसे आपको असाइनमेंट में दी गई है, आपने नोट कर ली होगी, ये दे दिया। और 2 को रहने दो, 100 चेकबुक की अपना डिटेल ले लेते हैं, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। यानी नंबर ऑफ चेक यहाँ पे डालते हैं तो जो जितने एंड चेक की जो डिटेल्स होती है वो ऑटोमेटिक आ जाती है। यहाँ पे एचडीएफसी बुक अपनो मेंशन कर देते हैं। चलो ठीक है, हर चीज मैं आपको बताऊंगा, छोटी से छोटी चीज बताऊंगा। अब नेक्स्ट आ रहा है एनेबल चेक प्रिंटिंग। ये जनरली एजुकेशनल वर्जन में नहीं हो पाएगा, बिजनेस वर्जन पे ही हो पाएगा। तो अगर आप एजुकेशनल वर्जन पे कर रहे हो तो एक बार के लिए इसको इग्नोर कर देना। तो अब ये वाला जो ऑप्शन होता है ये चेक प्रिंटिंग के लिए हो रहा है, यानी चेक हम हाथ से नहीं बना रहे, चेक बुक को हमने हमारे प्रिंटर में डाल के रखी और वहां से प्रिंट कर रहे हैं। हाँ, मुझे पता है आजकल नेट बैंकिंग से ही सारा काम होता है, लेकिन काफी जगह चेक पे ही पूरा काम होता है। यानी अगर आप कंपनी लेवल पे बात करो तो नेट बैंकिंग और चेक इन दो से ही काम होता है। तो हम चेक प्रिंटिंग के भी कमांड समझ लेंगे, नेट बैंकिंग के भी सारे कमांड समझ लेंगे। तो अभी चेक प्रिंटिंग वाले ऑप्शन को यस करना है। अब जब चेक प्रिंटिंग अगर आप कर रहे हो तो आपको उसमें अपने चेक का डायमेंशन है वो भी देना होता है। डायमेंशन ढूंढने की जरूरत नहीं है। बिजनेस वर्जन में इस बैंक से रिलेटेड जितने भी चेक होते हैं उसका डाटाबेस यानी हिस्ट्री टैली के अंदर ऑलरेडी होती है, आपको बस सिलेक्शन करना होता है। सर कैसे करेंगे देख लो। तो यहाँ पे सेट अल्टर चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, इसको आप यस करोगे। और यहाँ पे देखो जितने भी सीटीएस चेक है, जो नीचे वाले चेक है ये तो बंद हो चुके हैं, ये तो यूज में नहीं आते। तो जितने भी सीटीएस फॉर्मेट के चेक है आप अपनी चेक बुक से मैच कर लो कि भाई मेरा चेक कौन सा है। मान लेते हैं आपका चेक ये वाला है, बड़ा सुंदर सा चेक है, एचडीएफसी के चेक बड़े सुंदर आते हैं। चलो भाई यही ले लेते हैं। तो एंटर प्रेस करना है। अब इसका डायमेंशन है वो पूरा सेट है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे कंट्रोल ए कर लो, प्रीव्यू देखना चाहो तो देख लो। अब यहाँ पे कई लोग बोलते हैं सर इस प्रीव्यू में चेक का डिजाइन तो नहीं है। अरे भाई चेक तो प्रिंट में पड़ा है, उसके ऊपर ही तो छपेगा, तो यही तो छपेगा। तो चलो भाई ये सही है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे एस्केप करना है, एस्केप कर दो। और नीचे रिकंसलेशन वाले कमांड अभी अपनो टच नहीं कर रहे हैं, आगे टच कर लेंगे। कंट्रोल ए प्रेस करना है। नीचे हम इसका जीएसटी नंबर भी नहीं डाल रहे हैं, हम इसको बीच में दोबारा अल्टर करेंगे। काम हो गया, कंट्रोल के साथ में ए प्रेस कर लेंगे। चलो भाई हमारा काम हो चुका है। और ये हमने फर्म के यानी हमारे पर्सनल अकाउंट से हमने हमारे फर्म के अकाउंट में पैसा डाल दिया, ये आ गया। अब जो चेक, यहाँ पे चेक की डिटेल कौन सी आ रही है बात को समझना। मेरा पर्सनल अकाउंट था, मैंने मेरे पर्सनल अकाउंट से मेरी फर्म के अकाउंट में चेक जमा कराया जो एज ए मेरा कैपिटल है। तो यहाँ पे जो चेक फर्म के अकाउंट में जो जमा हुआ है उसकी डिटेल डालनी है, यानी मेरे पर्सनल अकाउंट की। सर समझ में नहीं आया। मान लेते हैं मेरा चेक नंबर था 123456 यानी 6 डिजिट का चेक नंबर डाला है। 1 अप्रैल का ही ले लेते हैं चेक भी। और मेरा अकाउंट था आईडीबीआई बैंक का। यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, ये वाला बैंक नेम है। एजुकेशनल वर्जन में सिलेक्शन नहीं आएगा, आपके पास में स्पेसिफाई बैंक नेम से ऑप्शन आएगा। क्या आएगा? स्पेसिफाई बैंक नेम। इस पे अंडर प्रेस करके आप आईडीबीआई बैंक लिख देना इस तरह से। और जिनके पास में बिजनेस वर्जन है वो आईडीबीआई बैंक का इस तरह से सिलेक्शन ले लेना। रिसीव फ्रॉम में मोहित आएगा प्रॉपर। तो ये डिटेल आपको डालनी है, मोहित ने चेक फर्म के अकाउंट में जमा कराया है। चलो भाई एंटर। नरेशन आपको हर एंट्री में लिखना है, मैं नहीं लिख रहा हूं अभी क्योंकि फिर टाइम ज्यादा हो जाएगा। हाँ मैं ये कर सकता हूं कि जो असाइनमेंट के साथ में मैं आपको एक लास्ट में एक कंपनी प्रोवाइड करवा दूंगा, तो जो एज ए आपके लिए आंसर की हो जाएगी तो उसमें से आप नरेशन का भी रेफरेंस ले लेना, या फिर नरेशन के जो नोट्स होते हैं उनकी कोशिश करूंगा वो भी मैं अटैच कर दूं। तो नरेशन आप लोगों को लिखना है, मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। और ये मैंने एंटर प्रेस करा, ये मेरी फर्स्ट एंट्री हो चुकी है। चलो भाई ठीक है, अब सेकंड एंट्री पे जाते हैं। अब देखो जो सेकंड एंट्री मेरी है ना, इसको थोड़ा सा आपको समझना है। तो मेरी सेकंड एंट्री है, यहाँ पे आपको थोड़ा समझने वाली चीज ये है कि जो मेरी सेकंड एंट्री है इसमें है कि भाई मैंने एचडीएफसी से लोन लिया, यानी एचडीएफसी में मेरा अकाउंट भी और एचडीएफसी से मैंने लोन भी लिया है। लोन मैंने 28 लाख रुपीज का लिया है, 5 सालों के लिए लिया है और इंटरेस्ट की रेट 8.25 है। और जो मेरी ईएमआई हुई है वो हुई है 57,100 अब बात को समझने की कोशिश करनी है। ये जो ईएमआई होती है ये मेरे चेक से कटेगी या नेट बैंकिंग से कटेगी। अब जो ईएमआई पेमेंट की एंट्रियां बहुत लोग बहुत गलत करते हैं। जैसे मान लो आपकी ईएमआई है, अब लोग इसको ईएमआई नहीं बोलते, जनरली किस्त बोलते हैं। ईएमआई किस्त एक ही चीज की होती है। अब जब अपनों बोलते हैं कि भाई ईएमआई कट गया या किस्त कट गई या इंटरेस्ट कट गया, अब इंटरेस्ट वर्डिंग गलत है, इंटरेस्ट की वर्डिंग गलत है, स्पेशली बैंक ईएमआई को लेके या किस्त को लेके। किस्त अलग होता है, इंटरेस्ट अलग होता है। ईएमआई किस्त के अंदर आपका प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट का अमाउंट दोनों ऐड होता है। सर समझ में नहीं आया, बात को समझो। कोई एक्स पार्टी है, इससे मैंने 60,000 रुपीज लोन लिए, ठीक है, ये मुझसे इंटरेस्ट ले रहा है, ऐसे एवरी रैंडम फिगर में ले लेता हूं, ये मुझसे 600 रुपीज मंथली इंटरेस्ट ले रहा है। तो ये सिर्फ इंटरेस्ट है, ये किस्त नहीं है। इंटरेस्ट के अंदर मूल राशि यानी प्रिंसिपल अमाउंट ऐड होता है। जैसे मान लेते हैं मैंने बैंक से लोन लिया, ठीक है,
तो बैंक मुझसे मंथली ईएमआई ले रहा है, किस्त ले रहा है, ईएमआई वर्डिंग ले लेते, ईएमआई ले रहा है। तो ईएमआई ले रहा है, मान लो वो मुझसे 57,000 रुपीज ले रहा है। तो ये जो 57,000 रुपीज होते हैं, इसमें लोन का प्रिंसिपल भी होता है यानी मूल, और इसके अंदर लोन का इंटरेस्ट यानी ब्याज भी होता है, और ये दोनों हम साथ में जमा करा रहे होते हैं। तो जैसे जैसे लास्ट ईएमआई आती है तो हमारा लोन भी कंप्लीट हो जाता है। मार्केट से जो हम सीधा पैसा उठाते हैं, जैसा मैंने कहा, वो मंथली हमसे किस्त बोल के इंटरेस्ट ले रहा है वो, तो ये इंटरेस्ट है। तो ये इंटरेस्ट आप हमेशा पे करते रहो, प्रिंसिपल अमाउंट पे कोई फर्क नहीं होगा, मूल पैसा वैसा का वैसा ही रहेगा। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जब ओनली इंटरेस्ट होता है तब अपन इंटरेस्ट मेंशन करते हैं, बैंक वगैरह ओनली इंटरेस्ट नहीं लेती है, वो ईएमआई लेती है। तो यहाँ पे जो हमारी ईएमआई है, इसके अंदर क्या क्या आ चुका है, इसमें प्रिंसिपल अमाउंट भी और इंटरेस्ट भी है। अब मैं जब इसकी एंट्री करूंगा तो एंट्री ये नहीं करूंगा बैंक ईएमआई अकाउंट डीआर टू बैंक, ये नहीं करूंगा, गलत है। मुझे इसका स्टेटमेंट लेना होगा। देखो बात को समझो, अभी हमारे पास में टैली के अंदर एक टैली कैपिटल का भी ऑप्शन आ चुका है। इस टैली कैपिटल में आप पूरे लोन कैलकुलेशन की चार्ट देख सकते हैं। हालांकि टैली कैपिटल का जो मेनली यूज है वो लोन लेने के लिए है, यानी जो टैली अपने कस्टमर्स को भी अनसिक्योर्ड लोन देने के लिए रेडी बैठा है। इन्होंने ऐसा एक नया फीचर स्टार्ट किया है, आई थिंक 8-9 महीने से ज्यादा हो गया इस फीचर को। तो इसके अंदर लोन कैलकुलेशन का चार्ट भी आता है। अब बात को समझो, काफी सारे क्लाइंट होते हैं, या आप जहाँ पे काम कर रहे हो या काम करोगे, तो वो अपना बैंक स्टेटमेंट दे देते हैं हमको। अब उस बैंक स्टेटमेंट में मंथली हमें ईएमआई की एंट्री मिलती है। अब उस ईएमआई की एंट्री को देख के आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कितना अमाउंट आपको प्रिंसिपल में डालना है और कितना अमाउंट आपको इंटरेस्ट में डालना है। इसके लिए आपको लोन स्टेटमेंट लेना होगा अगले से, जो ईएमआई लोन स्टेटमेंट है। बात को समझना, काफी लोगों को नहीं पता। इवन मेरे भी एक क्लाइंट है जिसको मैंने कहा था कि भाई आप अपना लोन स्टेटमेंट भेजो जिससे हम प्रॉपर उसको क्लियर कर सके। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे तो लोन स्टेटमेंट निकलता ही नहीं है, नेट बैंकिंग से मैंने ट्राई कर लिया, तो नेट बैंकिंग से नहीं निकलेगा। जो लोन है, चाहे आपने किसी से बैंक से भी लोन लिया हो, वो आपको एक अलग से पोर्टल और देते हैं, उस पोर्टल से निकलता है, बहुत ही इजी होता है। जो भी बैंक का मैनेजर होता है, लोन मैनेजर, रिलेशनशिप मैनेजर, जो भी ऐसा कुछ कहते हैं, वो आपकी हेल्प कर देगा, निकल जाएगा। तो हमें क्लाइंट से क्या करना है, इसका स्टेटमेंट लेना है। उस स्टेटमेंट को देख के ही हमें पता चलेगा कि मंथली ईएमआई में कितना प्रिंसिपल है, कितना इंटरेस्ट है, और फिर ही हम इसकी एंट्री कर पाएंगे। सर समझ में नहीं आ रहा, चलो भाई मैं आपको बताता हूँ। ये वाली जो एंट्री है, इसमें तो सिर्फ लोन लेने की है, और यहाँ पे बताया है कि ईएमआई आपकी ये सेट करी है। अभी थोड़ी देर बाद में इसकी ईएमआई की भी एंट्री आएगी, तब उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। और मैं देखता हूँ कि मेरे टैली में टैली कैपिटल ऑन है क्या। हाँ, टैली कैपिटल चालू है, ये देख सकते हो आप। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। टैली कैपिटल पे गया मैं, यहाँ पे लोन ईएमआई कैलकुलेटर आ रहा है। ठीक है, अब जैसे मेरा लोन अमाउंट है कितने रुपए का है भाई, 28 लाख का है। ठीक है, इंटरेस्ट है 8.25। ये बस स्टेटमेंट दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि एंट्री से इसका कोई लेना देना नहीं है। कितने साल के लिए, 5 साल के लिए है। तो 5 साल के लिए मेरी किस्त हो चुकी है। यहाँ पे देखो प्रॉपर मेरी किस्त आ चुकी है 57,109। अब इसका स्टेटमेंट क्या होगा, तो व्यू लोन ईएमआई पे देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो फर्स्ट ईएमआई मेरी पे होगी, देखो ईएमआई सारी यही पे होगी। फर्स्ट ईएमआई के अंदर मेरा प्रिंसिपल अमाउंट पे हो रहा है, जो मैंने 28 लाख का जो मैंने लोन लिया, 28 लाख रुपीज का मैंने लोन लिया है, उसके अंदर जो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है वो हो रहा है 37,859.50। और इसके अंदर जो मेरा इंटरेस्ट है वो आ रहा है 19,250। अब मेरा इतना प्रिंसिपल पे हो चुका है, तो अब मेरा 28 लाख में से जब मैंने इतना प्रिंसिपल पे कर दिया, तो मेरा लोन कितना बचा, 27,62,140.50। तो मुझे इसी अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब जो सेकंड मेरी जो ईएमआई आ रही है, उसमें जो 57,000 की जो मेरी ईएमआई आ रही है, उसमें प्रिंसिपल अमाउंट 38,000 है और इंटरेस्ट कम हो रहा है। ऐसे करते 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 5 साल की जो लास्ट की जो ईएमआई होगी, उसमें आप देख सकते हैं कि जो लास्ट ईएमआई है वो 57,000 की जो मेरी पे होगी, उसमें 56,719 रुपीज का तो क्या है, प्रिंसिपल है, और जो इंटरेस्ट है वो ओनली 389 रुपीज का ही है। तो ये इस तरह से कैलकुलेट होता है। तो ईएमआई की प्रॉपर एंट्री के लिए आपको ये स्टेटमेंट चाहिए, तो आप इसे नोट कर लो अभी, इसको वीडियो को पॉज करके, क्योंकि मैं थोड़ी देर बाद में आपसे पूछूंगा कि हमारी एंट्री क्या होगी, यानी प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा और इंटरेस्ट क्या होगा, तो आपको बताना पड़ेगा। तो चलो भाई एंट्री भी कर लेते हैं। ये टैली कैपिटल होता है, ये एड ऑन होता है, अलग से आपको लेना पड़ता है, कोई चार्ज नहीं है, ऑटोमेटिक जुड़ जाता है। कैसे जुड़ता है, आपको टैली सॉल्यूशन की वेबसाइट खोलनी है, टैली कैपिटल में डिटेल्स डाल देना, वो ऐड हो जाएगा। नहीं हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल करके भी दिखा दूंगा। तो ये सिर्फ लोन लेने के लिए होता है। अब चलो इसकी एंट्री करते हैं, क्योंकि हमने लोन ले लिया है। तो मैं क्या करूंगा, हर एंट्री पे एक डेट आगे बढ़ाऊंगा। तो अगर आपके पास भी बिजनेस वर्जन है तो एक डेट आगे बढ़ाते रहना, और अगर एजुकेशनल वर्जन है तो फिर आप अपने हिसाब से देख लेना, मतलब डेट को आगे मत बढ़ाना।
तो हम एक एंट्री डेट आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमने लोन लिया है एचडीएफसी बैंक से ही, तो हम इसकी लोन की एंट्री कर लेते हैं। F6 में होगी, एंट्री होगी एचडीएफसी बैंक अकाउंट या टू एचडीएफसी लोन। तो यहाँ पे क्रिएट करते हैं और यहाँ पे मैं बैंक लोन के नाम से मैंने लोन का लेजर बना लिया है और जनरली ये मेरा सिक्योर लोन, और अंडर मैंने लोन्स के अंदर इसको ढाल दिया है। और बाकी मुझे कुछ नहीं करना, कंट्रोल ए प्रेस करना है। कितने का अमाउंट है भाई, 28 लाख रुपीज का है और ये हो गया। और यहाँ पे मुझे इसको डालना है एचडीएफसी बैंक। तो आप देख सकते हो बैंक में 50,000 रुपीज थे, 20 लाख रुपीज और हो चुके हो। यहाँ पे 28 लाख रुपीज की लाइबिलिटी भी आ चुकी है। एंटर प्रेस करना है। और जो बैंक होती है जनरली ई फंड ट्रांसफर करती है, तो ये हम बैंक स्टेटमेंट ओपन करके उसके ये नंबर वगैरह, डिटेल वगैरह, यूटीआर नंबर वगैरह अपडेट कर देंगे। अभी हमारे पास में नहीं है, तो यहाँ पे हम इसको एक बार के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। बाकी इसको अपडेट करेंगे, रिकंसलेशन के लिए जरूरी होता है। ये हमने एंट्री कर दी। अब देखो पीछे चलते हैं, यहाँ पे हम फाइनल अकाउंट में आते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि सर यहाँ पे फाइनल अकाउंट कैसे आ रहा है, क्योंकि बैलेंस शीट वगैरह तो बाहर आती है, जैसे आप देख सकते हो फाइनल अकाउंट आ रहा है और यहाँ पे मेरे वाले ऑप्शन आ रहे हैं जितने भी फाइनल अकाउंट होते हैं। तो ये फाइनल अकाउंट का ऑप्शन यहाँ पे कैसे है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। F1 पे मैं जाऊंगा, यहाँ पे आपको सेटिंग्स में आना है। यहाँ पे आपको मिलेगा डिस्प्ले, डिस्प्ले के अंदर आप ये फाइनल अकाउंट सर्च करना, तो यहाँ पे शो, और आपको शो फाइनल अकाउंट्स मेन्यू इन गेटवे ऑफ टैली को यस करना है। इसका फायदा ये होता है कि सारे फाइनल अकाउंट एक साथ मिल जाते हैं। तो फाइनल अकाउंट में गया मैं, यहाँ पे बैलेंस शीट में जाऊंगा तो आराम से आप देख सकते हो बैंक अकाउंट में 28,50,000 रुपए और ये लोन्स लायबिलिटी में 28 लाख मेरे पास में आ चुके हैं और कैपिटल है इसके अंदर 50,000 रुपीज आ चुके हैं। तो थोड़ी थोड़ी देर में हम बैलेंस शीट वगैरह को भी देखेंगे। पीएनएल में कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि अभी तक कोई ऐसी एंट्री हमने की नहीं जो पीएनएल में भी आएगा। यहाँ पे मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे, इसका सोल्यूशन मैं आज नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कि जनरली हमारे बात करें तो फाइनल अकाउंट हमारे 3 होते हैं, ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट। यहाँ पे सिर्फ बैलेंस शीट और पीएनएल आके रखा है, मुझे ट्रेडिंग अकाउंट अलग से निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, ये मैं पढ़ाऊंगा लेकिन आज नहीं पढ़ाऊंगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट अलग से कैसे निकल सकता है टैली से, या नहीं निकल सकता, या ट्रेडिंग अकाउंट बंद ही कर दिया, इसकी जो भी इंफॉर्मेशन आपको पता है आपको कमेंट सेक्शन में डालनी है और उसको मैं क्लियर करूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। चलो, और जिसको पता भी हो ट्रेडिंग अकाउंट कैसे निकलता है वो भी स्टेप्स डाल देना, तो उसको मैं लाइक कर दूंगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम आगे की एंट्री करते हैं F2 आगे। चलो भाई ठीक है, अब देखो बात को समझो। चलो मैं असाइनमेंट ओपन कर लेता हूँ। ये 5 एंट्रियां तो मैं 1 बाय 1 देखो इस तरह से दिखा दूंगा आपको। इसके आगे की एंट्री के लिए आपको असाइनमेंट कंसिडर करना पड़ेगा। तो देखो अब बात को समझो आप, ये जो मेरी नेक्स्ट एंट्री है इसमें यूं है कि मैंने कंसल्टेंसी सर्विस रिसीव करी है, एक अकाउंटेंट जी है उनसे मैंने ये रिसीव करी, जैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन हुआ, एमएसएमई हुआ, बीआरएन वगैरह हुआ, ये मैंने काम करवाया अपना। तो गणेश अकाउंटेंट है, ये रजिस्टर्ड नहीं है, यानी ये जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है और इनको मैंने पेमेंट किया है वो बैंक के थ्रू कर दिया 16,350। जितने भी पेमेंट है ये अभी के लिए हम सारे चेक के थ्रू मान लेंगे। क्या मान लेंगे? चेक के थ्रू। इससे क्या होगा कि आप जो चेक का जो जितना भी काम है बैंकिंग का वो सारा का सारा सीख लोगे और इसमें अपनों एक काम करेंगे, चेक और यूपीआई इन दो से अपनों पेमेंट की मैक्सिमम एंट्री करेंगे। तो यूपीआई का ट्रीटमेंट बुक्स में कैसे होगा और उसके एडजस्टमेंट्स कैसे होंगे वो भी मैं आपको इस असाइनमेंट के साथ में समझा दूंगा। तो ये हम रैंडमली डिसाइड कर लेंगे कि भाई ये यूपीआई से कर लेंगे और ये चेक से कर लेंगे। अभी इसको हम चेक से कर रहे हैं, ठीक है। और भी कोई आपके माइंड में हो कि नहीं सर नेक्स्ट असाइनमेंट में ये चीज और जोड़ लेना, तो मुझे बता देना, मैं कोशिश करूंगा कंसिडर करने की। हाँ, अपने वाले पॉइंट पे आते हैं। तो जो गणेश अकाउंटेंट है इसका एक लेजर बनेगा, ठीक है, और एक हमारा कंसल्टेंसी सर्विस का लेजर बन जाएगा या अकाउंटिंग सर्विसेज का लेजर बन जाएगा। अब सवाल ये आता है कि इसके अंदर सेक्शन कौन सा आएगा टीडीएस का। मैं इसके लेजर्स वगैरह क्रिएट करता हूं, तब तक आप कुछ सोच लो कि कौन सा सेक्शन इसको इंपैक्ट करेगा और कौन सा सेक्शन इंपैक्ट करेगा। ये मैं लास्ट क्लास में आपको पढ़ा भी चुका हूं और अभी भी मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। चलो भाई इसके लेजर्स वगैरह हम बनाते हैं। तो यहाँ पे हम टैली ओपन कर लिए फिर से। तो चलो पीछे ही बनाते हैं लेजर। अल्टर में गया, लेजर क्रिएट करता हूं। सबसे पहले मैं क्रिएट कर रहा हूं गणेश अकाउंटेंट और ये मेरा जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर क्योंकि मैं इसे सर्विस ले रहा हूं और मेरे बुक्स की ऑडिट होती है इसलिए मैं इसका टीडीएस काटूंगा। तो इस टीडीएस डिडक्टेबल को मैं यस करूंगा और ये मेरा इंडिविजुअल ही है तो इंडिविजुअल रेजिडेंट में ले लूंगा। टीडीएस सेम वाउचर में ही करेंगे। पैन नंबर वगैरह सब में ढालने हैं। तो अब आप बोलोगे सर कुछ क्वेश्चन में पैन नंबर नहीं है, तो आप कोई भी सीरीज का ढाल लेना, जैसे ये ASDF, जैसे 5 डिजिट हो गए 4 और 5, ये इस तरह से डाल देना। यहाँ पे अनरजिस्टर्ड कुछ में डाल दिया गया, कुछ में नहीं दिया गया, तो जिनमें नहीं दिया गया आप कंसिडर कर लेना। हाँ, कुछ एंट्री ऐसी है जिसमें पैन नंबर नहीं लेना है तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है नो पैन, बाकी में पैन नंबर डाल लेना, जो मैं डाल रहा हूँ वही डाल लेना। चलो भाई ठीक है, लेजर बन गया। नेक्स्ट बन जाएगा अकाउंटेंट सर्विस और ये चला जाएगा भाई इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। एंटर एंटर एंटर, जीएसटी वगैरह नहीं है
तो इसमें जीएसटी नॉट अप्लीकेबल कर लेते हैं। अदर स्टेटरी डिटेल को यस करेंगे क्योंकि टीडीएस हम काटेंगे। टीडीएस को यहाँ पे एप्लीकेबल करना है और यहाँ पे हम करेंगे इसका सेक्शन क्रिएट। अब ये विंडो आपके पास में आ चुकी है। एजुकेशनल वर्जन जिनके पास में है उनके पास में ये हेल्पर वाला बटन काम नहीं करेगा। जिनके पास में बिजनेस वर्जन है वो अल्टर एच से कर लेना, तो जिनके पास एजुकेशनल वो टाइप कर लेना। तो यहाँ पे मैं अल्टर एच प्रेस करूंगा और ये जो सर्विस जाएगी 194J के अंदर जाएगी और 194J में मैं प्रोफेशनल सर्विसेज इसको ले रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ये जो कोड है ये डालना भी होता है, ये मैं आपको जब हम रिटर्न क्रिएट करेंगे क्वार्टरली में तो मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए इसको छोड़ते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा। और पेन के साथ में इसकी कितनी रेट रहेगी, तो 10% रेट रहेगा। और जिनके पास में पेन नहीं है उसका 20% है। लिमिट वगैरह हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। एंटर एंटर एंटर, चलो भाई ठीक है, और कुछ भी नहीं करना है। तो ये काम हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, इसकी एंट्री करते हैं और एंट्री हम वही रूल डिसाइड करेंगे जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि भाई जो जीएसटी से रिलेटेड नहीं, यानी जिन एक्सपेंसेस में जीएसटी नहीं है उनको तो हम जनरल में कर लेंगे, और जिनके पास में जीएसटी है उनका नया परचेज का वाउचर टाइप क्रिएट कर लेंगे, जिससे किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। तो यहाँ पे इसकी एंट्री हम जनरल में करते हैं। अगर हम इसने हमें कोई इनवॉइस नंबर दिया है तो वो इनवॉइस नंबर यहाँ पे मेंशन कर देंगे। और यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, एक लाइन है वो लिख लो, जब भी आप जनरल में टीडीएस की एंट्री कर रहे हैं तो खर्च को डेबिट करो और पार्टी अकाउंट को क्रेडिट करो। खर्च को डेबिट करो, पार्टी अकाउंट को क्रेडिट करो, कभी कोई गलती नहीं आएगी। तो इस एंट्री में हमारा खर्च क्या है, अकाउंटिंग सर्विसेज दे लिया। कितने रुपए का है भाई, हमारा है 16,350। एंटर। अब किसको करना है, पार्टी को क्रेडिट करना है। पार्टी कौन है भाई, गणेश अकाउंटेंट। तो यहाँ पे रेफरेंस आ चुका है, न्यू रेफरेंस डालोगे, एंटर प्रेस करोगे, कोई भी ड्यू डेट डाल देना। इससे मैं आपको बीआर की रिपोर्टिंग भी अच्छे से बता दूंगा, जैसे 2 डेज 3 डेज वगैरह डाल देना। एंटर प्रेस करना है, दोबारा रेफरेंस आया, न्यू रेफरेंस, यहाँ पे सेम नहीं रखना है, एंड प्रेस करके /TDS दे देना, जिससे आपको पता चल जाए ये रेफरेंस टीडीएस का है। और जब हम इसकी पेमेंट एडवाइस बनाएंगे तो वहां पे भी अलग से शो हो जाए। जरूरी नहीं है, कुछ और भी डाल सकते हो, लेकिन अच्छा लगता है। क्या लगता है, अच्छा लगता है, ठीक है। एंटर प्रेस हो गया, एंटर एंटर। अब आप देख सकते हो कि टीडीएस, यहाँ पे टीडीएस का लेजर ले लेंगे, अल्ट्रा सी टीडीएस। तो जैसा लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, सभी सेक्शंस का हम एक ही लेजर रखेंगे, वही हम कर रहे हैं, और बाकी हर सेक्शन का अलग अलग लेजर भी कर सकते हैं। वैसा भी मैं आपको पढ़ाऊंगा एडवांस टीडीएस के अंदर। अभी मैं बेसिक टू एडवांस पढ़ा रहा हूँ, फिर एडवांस टू एक्सपर्ट पढ़ाऊंगा, उसमें आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी पहले इसको क्लियर करते हैं। ड्यूटीज एंड टैक्सेस हम लेंगे, टीडीएस लेंगे, यहाँ पे एनी लेना है, एक ही लेजर लेंगे हम टीडीएस का, एनी, और कंट्रोल ए। अब देखिए प्रॉपर जो खर्च था, एक्सपेंसेस था, वो 16,350 का था। गणेश अकाउंटेंट को हम पैसा देंगे 14,715, और बाकी हमारा टीडीएस का पैसा कट गया, तो टीडीएस में हम जमा करा देंगे और ये एंट्री कर देंगे। नरेशन लिखना है, याद रखना। और ये मैंने टीडीएस की फर्स्ट एंट्री कर दी। जैसे मैं टीडीएस की फर्स्ट एंट्री करूंगा, डीओ, जीएसटी में डीओजी और टीडीएस के लिए डीओ, तो डीओ में जाऊंगा और यहाँ पे जीएसटी का देखना है तो जी यानी डॉग, और ये डीओटी हो गया किसका, टीडीएस रिपोर्ट का, टीडीएस रिपोर्ट। और यहाँ पे टीडीएस आउटस्टैंडिंग के अंदर यहाँ पे हमारा डिडक्शन आ जाएगा। ये मैं लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से आपको पढ़ा चुका हूँ। और यहाँ पे जो हमारा फाइनल अकाउंट का जो बैलेंस शीट है, इसके अंदर ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर भी प्रॉपर यहाँ पे शो हो जाएगा। तो हमारी ये फर्स्ट एंट्री हो गई है। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि भाई हमें इसको पेमेंट भी करना है, पार्टी को पेमेंट भी करना है। अब एक बात बताओ, किसी पार्टी को आप पेमेंट कर रहे हो, जैसे मान लो इसी का ले लेते हैं, इस पार्टी ने हमें बिल दिया 16,350 का, और हम इसको पैसा पे कर रहे हैं 14,000, तो बाकी का हिसाब तो देना ही पड़ेगा ना। तो वो कैसे करेंगे, देख लो। F5 में मैं जा रहा हूँ, नेक्स्ट डे की एंट्री कर लेता हूँ। F5 में गया, यहाँ पे गणेश अकाउंटेंट, ध्यान से सुनना मेरी बात। ये जो बॉक्स दिख रहा है ना आपको, डायरेक्ट बिल सिलेक्शन वाला, ये बहुत सी टैली में होता नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान से सुन लो, आपको प्रेस करना है F12, और ये वाला जो ऑप्शन है, प्री अलोकेटेड बिल फॉर पेमेंट रिसिप्ट जनरल वाउचर, इस वाले ऑप्शन को आपको यस ही रखना है। तो मेरा यस है बाय डिफॉल्ट, ऑटोमेटिक आ गया। अगेंस्ट रेफरेंस कौन सा बिल है भाई, 16,350 रुपए का, ये अगले ने हमें बिल दिया। एंटर अगेन अगेंस्ट रेफरेंस, ये हमने काट दिया इसका टीडीएस। नीचे वैल्यू देख सकते हो 14,715 मैच हो गई, मैनुअल कुछ नहीं करना पड़ा। एंटर एंटर एंटर, यहाँ पे हम हमारा बैंक ले लेंगे, सॉरी HDFC बैंक ले लेंगे, हो गया पेमेंट। एंटर प्रेस करेंगे, एंटर एंटर, चेक की सीरीज ऑटोमेटिक चल जाएगी। गणेश अकाउंटेंट नहीं रखना है यहाँ पे, क्योंकि ये फेवरिंग नेम जो होता है वो चेक के ऊपर प्रिंट होता है। तो गणेश अकाउंटेंट बोल के अगले के पास में खाता नहीं होगा, अगर खाता है तो इस नाम से काट देंगे। अगले ने कहा भाई गणेश शर्मा के नाम से मेरा अकाउंट है, तो यहाँ पे अपनो गणेश शर्मा लिख लेंगे, लेजर हम हमारे हिसाब से बना लेंगे। एंटर एंटर एंटर, ये मेरी एंट्री हो चुकी है। ये जो प्रिंटिंग का बोल रहा है, ये चेक प्रिंटिंग का बोल रहा है।
तो चेक अगर आप साथ में प्रिंट कर रहे हो तो प्रिंट कर लो, एक साथ करेंगे तो एस्केप। अब ये एंट्री हो गई। यहाँ पे आपके पास में 2 क्वेश्चन है। सब पार्टी को सेटिस्फाई कैसे करेंगे कि हमने तेरा टीडीएस काटा है, और चेक प्रिंटिंग का बाकी डिटेल कहाँ दिखेगा। तो देखो ये पीछे आओगे, यहाँ पे आपको देखो बैंकिंग का ऑप्शन मिल रहा है, ये रहा बैंकिंग। इसके अंदर चेक प्रिंटिंग आ रहा है और ऑल आइटम कर लेना, तो ये दिखा रहा है ये चेक हमारे पेंडिंग है, प्रिंटेड नो, तो अपनों एक साथ ही निकाल लेंगे, और अगर बीच में जरूरत पड़ेगी तो बीच में निकाल लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब पार्टी को पेमेंट एडवाइस करना है, तो बेटर होता है कि हम इस टैली के अंदर ईमेल आईडी भी कॉन्फ़िगर करते थे, तो एक सिंगल क्लिक से ईमेल चला जाता। फिर भी कोई ना, एक बार काम करते हैं, पेज अप, कंट्रोल पी, कॉन्फ़िगर। यहाँ पे हमें मिलेगा प्रिंट पेमेंट एडवाइस को यस करना है, और जो भी आपको इसमें ऑप्शन वगैरह, बिल की डिटेल वगैरह, जो भी आपको बाकी अदर डिटेल्स है वो यस कर लेना। यहाँ पे कोई आपको मैसेज वगैरह लिखना हो तो मैसेज भी लिख सकते हैं। कंट्रोल है और प्रीव्यू, तो ये आप अगले को भेजेंगे तो ये यहाँ पे प्रॉपर आ जाएगा कि भाई ये अमाउंट था, ये हमने लेस कर दिया, टीडीएस ये अमाउंट बचा, ये चेक नंबर इस डिटेल के साथ में हमने आपको पेमेंट कर दिया। तो जनरली टीडीएस का जब भी हम पेमेंट करते हैं, पेमेंट एडवाइस भेजते ही भेजते हैं, ऑनलाइन भेजते हैं, मेल के थ्रू भेजते हैं, प्रिंट आउट भी भेजो तो भेज सकते हो। यहाँ पे मैंने आपको तरीका बता दिया। चलो भाई ठीक है, ये हमारी एंट्री हो गई, आगे बढ़ते हैं, डेट को आगे ले लेते हैं। अब आगे हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि भाई हमने स्टेशनरी खरीद रहे हैं, वो हम खरीद रहे हैं रमा स्टेशनरी से, और हमने चेक के थ्रू इसको पेमेंट किया, और रमा स्टेशनरी ये कंपोजिशन में है, किसमें, कंपोजिशन में। तो सिंपल हम हमारी एक एंट्री कर लेंगे, तो ये एंट्री हम परचेज में कर सकते हैं, करना चाहे तो, जनरल में भी कर सकते हैं। चलो हम इसकी एंट्री परचेज में कर लेते हैं, जनरल में भी कर सकते हैं, जनरल में बेटर रहेगा, लेकिन मैं परचेज में भी करवा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे हम अकाउंटिंग इनवॉइस में जाएंगे, तो इनवॉइस नंबर क्या है भाई अगले का, वो है 84, ठीक है। और पार्टी क्या नाम से है, ये है रमा स्टेशनरी, तो ये रमा स्टेशनरी में बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक चीज बताता हूँ, ये जो अल्टर एल वाला कमांड है, इसका यूज करके मैं डायरेक्ट काम कर लेता, लेकिन ये जो असाइनमेंट है मैं उन दोनों स्टूडेंट्स के लिए फोकस कर रहा हूँ जिनके पास में सिर्फ एजुकेशनल वर्जन और जिनके पास में बिजनेस वर्जन भी है। अगर मैं ये असाइनमेंट कंप्लीटली बिजनेस वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से करा दूंगा, तो इंडिया की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जिनके पास में बिजनेस वर्जन नहीं है, तो वो बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तो अल्टर एल आप यूज कर लेना अगर आपके पास में बिजनेस वर्जन हो, अदरवाइज सीधा इससे टाइप करके काम कर लेना। चलो भाई ठीक है, एंटर प्रेस करते हैं, एंटर। यहाँ पे जरूर ध्यान रखना कंपोजिशन होना चाहिए यहाँ पे। चलो भाई ठीक है, प्रॉपर हमने एंट्री कर ली। यहाँ पे हम स्टेशनरी एक्सपेंसेस का लीजर बना लेते हैं, और ये जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कंट्रोल ए किया मैंने, और इसके अंदर जो मेरी स्टेशनरी है वो कितने रुपए की है भाई साहब, 7000 रुपीज की है। जीएसटी वगैरह कुछ आएगा नहीं, अल्टर ए प्रेस कर लेना क्योंकि कंपोजिशन के अंदर है ये, और एंटर, और न्यू रेफरेंस, और यहाँ पे कोई भी ड्यू डेट वगैरह डाल देना। चलो भाई ठीक है, एंट्री हमारी हो गई। रमा स्टेशनरी को पेमेंट भी कर देते हैं F5, तो ये रमा स्टेशनरी अगेंस्ट, और क्वेश्चन में दिया हुआ है चेक का ही, तो हम इसको चेक से ही पेमेंट कर देते हैं। चेक की सीरीज ऑटोमेटिक आ जाएगी, रमा स्टेशनरी के नाम से अकाउंट है अगले का, ठीक है, इसी के नाम से चेक कर जाएगा। चलो भाई काम हो गया, ये एंट्री हो गई। तो छोटी छोटी एंट्रियां भी आएगी इसमें। अब नेक्स्ट एंट्री के ऊपर अपनों आते हैं। नेक्स्ट एंट्री हमारी है, ये देखो, ये एंट्री बड़ी शानदार है। देखो बात को समझना, इसमें एक छोटा सा मैं करेक्शन भी आपको करवा रहा हूँ, क्योंकि मैंने जब ये असाइनमेंट ऑफलाइन के अंदर करवाया था तो काफी सारे स्टूडेंट्स को काफी एक कंफ्यूजन होता है। मेरा यहाँ पे एक टारगेट था कि मैं यहाँ पे आपको सिक्योरिटी की एंट्री करवा दूं, यानी ये जो 5 नंबर एंट्री है यहाँ पे मैं आपको सिक्योरिटी की एंट्री करवा दूं, और फिर उसके बाद में रेंट पेमेंट की मैं आगे एंट्री करा दूं। तो काफी सारे बच्चे यहाँ तो रेंट पेमेंट की एंट्री करते नहीं थे, या फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट के अंदर ही टीडीएस कर देते थे, तो काफी ज्यादा कंफ्यूजन था। तो मैं इसको एक छोटा सा करेक्शन करा रहा हूँ, या मैनुअल करेक्शन कर लो। यहाँ पे आप एक काम करो, नोट कर लो कि जैसे इसमें दिया हुआ है कि हम एक बिल्डिंग को हमने रेंट पे लिया है मोहन रेंट हाउस से, और ये रजिस्टर्ड नहीं है, पार्टी मोहन रेंट हाउस रजिस्टर्ड नहीं है, और जो हमारा रेंट है वो फिक्स हुआ है, वो 8,70,000 रुपीज एनुअली फिक्स हुआ है, और हमने इसके लिए सिक्योरिटी जमा कराई है 54,000। यानी अगले ने कहा है कि भाई 54,000 रुपए सिक्योरिटी जमा करा दो, जिस दिन परमिट छोड़ोगे 54,000 रुपए वापस करना। देखो बात को समझना, सिक्योरिटी का पड़ा है अगले के पास में पैसा, टीडीएस नहीं आएगा, सिक्योरिटी वाले अमाउंट पे टीडीएस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, देखो बात को समझो। यहाँ पे ये होता है कि भाई 2 महीने का रेंट आप एक साथ दे दो, और जब आप छोड़ोगे तो 2 महीने का रेंट कम दे देना। तो रेंट जब मैं एक साथ दे रहा हूं तब तो मैं टीडीएस डिडक्ट करके दूंगा, लेकिन ये मैं सिक्योरिटी का दे रहा हूं, इसलिए टीडीएस यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि मुझे वापस मिलेगा। तो इस एंट्री में सिक्योरिटी डिपॉजिट की एंट्री तो होगी, प्लस कोमा लगा के और लिख लो कि पे रेंट, यानी 1 महीने का रेंट भी हम यहाँ पे दे रहे हैं। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट के साथ में रेंट पेमेंट की भी अपना एंट्री कर देते हैं, या मैनुअल करेक्शन कर लो आप, छोटा सा आज से लिख लो आप। चलो भाई ठीक है, इसकी एंट्री करते हैं किस तरह से होगी। अब बात को समझना,
यहाँ पे मैंने आपको कहा है कि मोहन रेंट हाउस है, ये भी अनरजिस्टर्ड है, यानी जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमसे जीएसटी कलेक्ट नहीं करेगा। तो जो रेंट का जो लॉ है, रेंट का लॉ ये कहता है कि अगर आप किसी पार्टी से, देखो बात को समझना, मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं, चलो एक काम करते हैं, तरीके से करते हैं, इसको यूं समझो, मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं, हमारी फर्म जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो हमारी कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है, यानी बिजनेस की प्रॉपर्टी है, रेजिडेंशियल की बात नहीं कर रहा, कमर्शियल की बात कर रहा हूं, हमारी कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है और हमने किसी यूआरडी से, यानी अनरजिस्टर्ड डीलर से हमने हमारी ये प्रॉपर्टी लेके रखी है और हम जीएसटी में रेगुलर रजिस्टर्ड है, तो वो बंदा हमसे जीएसटी कलेक्ट नहीं करेगा। तो इसके लिए हमें इस जीएसटी को पे करने के लिए आरसीएम भरना पड़ेगा, यानी ये वाली जो 5 नंबर एंट्री है, ये हमारी आरसीएम यानी जीएसटी में भी इंपैक्ट करेगी और हमारा जो इनकम टैक्स यानी टीडीएस है, इसको भी इंपैक्ट करेगी। अब मान लो कि जो ये मोहन रेंट हाउस होता है, ये जीएसटी में रजिस्टर्ड होता और हम अनरजिस्टर्ड होते, तब ये हमसे रेंट के ऊपर 18% जीएसटी कलेक्ट कर लेता, हमें कोई आरसीएम नहीं करना था। अब मान लो कि ये भी अनरजिस्टर्ड, हम भी अनरजिस्टर्ड, तब तो आरसीएम का कोई मुद्दा ही नहीं आता ना। लेकिन अभी हम रजिस्टर्ड है और मोहन रेंट हाउस अनरजिस्टर्ड है, इसलिए यहाँ पे हमें आरसीएम करना पड़ेगा। अब अगर आपके माइंड में क्वेश्चन हो कि सर आरसीएम कौन कौन सी कैटेगरी में करते हैं, कब कब करते हैं, एंटायर इसका लो, एंटायर इसका अकाउंटिंग, एंटायर इसका जीएसटी, एंटायर इसका जीएसटी एडजस्टमेंट गुड्स एंड सर्विसेज का, और कब कब नहीं करना है, इसका भी अगर आपको क्लास चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको खत्म करते ही मैं नेक्स्ट वीडियो इसी का ही लेके आ जाऊं। चलो भाई ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट करते हैं। अभी एंट्री थोड़ी इंटरेस्टिंग लग रही होगी और आई थिंक अब आपको असाइनमेंट में मजा भी आ रहा है। चलो भाई इसको करते हैं। तो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, तो लेजर बना लेते हैं, सारे सारे लेजर एक साथ बना लेते हैं। तो हम पीछे चलते हैं, अल्टर लेजर। तो सबसे पहले हमने बनाया मोहन रेंट हाउस, और ये किस में जाएगा भाई, सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर जाएगा। डिडक्टेबल यस होगा, और इसको भी हम इंडिविजुअल रेसिडेंट कर देते हैं। और इसका पेन नंबर वगैरह दिया हुआ है क्या, ओ वाह दिया हुआ है, तो पेन नंबर जो दिया हुआ है वो ही लगा दो, ठीक है। तो ADFPD 1 2 3 4 8, ठीक है, ये बस एम ही दिए में है और अनरजिस्टर्ड। चलो भाई ठीक है, ये हमारा मोहन रेंट हाउस बन गया। अब इसके अंदर एक बन जाएगा सिक्योरिटी का, सिक्योरिटी का बन जाएगा, यहाँ पे सिक्योरिटी डैश करके रेंट कर देना, ये जाएगा डिपोजिट एसेट्स में, इसमें टीडीएस का कोई भी डिडक्शन वगैरह नहीं होगा। एंटर 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 मैंने प्रेस कर दिया। अब क्या बनेगा, एक रेंट एक्सपेंसेस बनेगा, ये मैंने रेंट एक्सपेंसेस बनाया, ये मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर जाएगा। और यहाँ पे मेरा, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है मेरे को, यहाँ पे ये स्पेसिफाई डिटेल हेयर टैक्सेबल, और यहाँ पे जो जीएसटी रेट है वो 18% है, और ये वाला जो ऑप्शन है एप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज, इसे आपको यस करना पड़ेगा। अब काफी सारे स्टूडेंट्स के कंप्यूटर में टैली में ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा, एप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज, तो उसके लिए आपको क्या करना है, F12 प्रेस करना है और यहाँ पे एंटर एंटर प्रेस करना है। तो जो जीएसटी डिटेल वाला सेक्शन है इधर राइट वाला, इसके नीचे ही नीचे चलो, देखो यहाँ पे ही आपके पास में ऑप्शन आ रहा है एनेबल रिवर्स चार्ज कैलकुलेशन, इसको आपको यहाँ पे यस करना है और कुछ भी नहीं करना है। इसको मैं यस कर लूंगा और आईटीसी इसका बिल्कुल क्लेम होगा, तो आईटीसी भी यस है। टाइप ऑफ सप्लाई सर्विसेज लेना है और अदर स्टेटरी डिटेल भी यस करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जीएसटी का भी काम होगा और इनकम टैक्स का भी काम होगा, ठीक है। अब असाइनमेंट का लेवल अप हो चुका है, अभी मैं कुछ आपको एडवांस इन्वेंटरी भी पढ़ाऊंगा, मजा आएगा भी आपको देखना। तो ये जो सेट अल्टर अदर स्टेटरी डिटेल है, इस वाले ऑप्शन को मैं यस करूंगा। यहाँ पे एप्लीकेबल और सेक्शन नया क्रिएट करूंगा, क्रिएट। और अगर आपके पास में एजुकेशन वर्जन है तो टाइप कर लेना यहाँ पे, और बिजनेस वर्जन है अल्टर एच, तो रेंट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर, अब ये आप टाइप कर लेना। एजुकेशन वर्जन वाले यहाँ पे टाइप कर लेना, 10% का रहेगा, लिमिट वगैरह कोई कंसिडर नहीं कर रहे हैं, डे फर्स्ट से काटेंगे। क्यों नहीं कर रहे हैं, तो लास्ट क्लास का वीडियो देख लो, प्लेलिस्ट वॉच कर लो, 1 2 3 से स्टार्ट हो जाओ, सारे लॉजिक क्लियर हो जाएंगे आपको। चलो भाई ठीक है, काम हो गया, ये भी बन गया, और मेरे ख्याल से और कुछ नहीं बनाना है। अब कहाँ, एक काम करते हैं, जीएसटी वाले भी बना लेते हैं। तो इनपुट CGST, ये जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, जीएसटी और CGST हो गया। और यहाँ पे टीडीएस एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल ही होगा, यहाँ पे टीडीएस नहीं आएगा। इनपुट मेंशन होता है परचेज को, यानी आईटीसी को। आउटपुट मेंशन होता है सेल्स को, यानी टैक्स लायबिलिटी को। सर समझ में नहीं आया, अभी आ जाएगा समझ, पेशेंस रखो। चलो भाई ठीक है, इनपुट CGST, इनपुट SGST, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST, SGST, ये नॉट एप्लीकेबल। सेम आउटपुट के भी बना लेते हैं, आउटपुट CGST। अब आप बोलोगे सर IGST के भी बना लो, जब जरूरत पड़ेगी तो बना लेंगे ना यार, अभी सारे बनाने जरूरी थोड़ी जरूरी है।
और आउटपुट एस जीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी और एस जीएसटी। ठीक है, चलो भाई हो गया काम, बन गए। चलो अब जो जरूरत पड़ेगी साथ में बना लेंगे। तो वाउचर्स के अंदर अपनों जाएंगे और इसकी हम एंट्री करेंगे सबसे पहले। अब देखो इसकी एंट्री मैं जनरल में भी कर सकता हूँ और परचेज में भी कर सकता हूँ। तो जनरल में हमने काफी कुछ कर लिया, ये परचेज में करते हैं। एक आरसीएम का अलग से वाउचर टाइप क्रिएट कर लेते हैं, वाउचर टाइप। और इसमें जनरल में भी अलग से वाउचर टाइप क्रिएट किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम परचेज में करते हैं। तो यहाँ पे मैं आरसीएम परचेज बोल के एक अलग से वाउचर टाइप क्रिएट कर रहा हूँ, जिससे सारे आरसीएम परचेज एक साथ आ जाए और कुछ भी चेंजिंग नहीं करना है। अल्टर पे गया हूं मैं, आरसीएम परचेज लिख रहा, परचेज और कंट्रोल है। साथ में एक काम करते हैं, एक और बना लेते हैं कैपिटल गुड्स का भी। कैपिटल गुड्स भी परचेज में अलग से ही मेंशन करेंगे और ये भी गया किसमें, परचेज में। चलो भाई ठीक है, ये परचेज में, चलो ठीक है। और यहाँ पे भी चेंजिंग करनी होती है हल्की फुल्की, एक बार इसी को ही कर लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब ये होगा कैसे, F9 प्रेस करोगे, आरसीएम परचेज है, आरसीएम परचेज ले लिया। अब इनवॉइस नंबर हम ले लेते हैं, जैसे इसमें सेल्फ का दिया हुआ है, तो चलो भाई हम इसको कर देते हैं सेल्फ 1 ही कर देते हैं, सेल्फ 1। और 5 अप्रैल की एंट्री कर रहे हैं। मोहन रेंट हाउस यहाँ पे आ जाएगा। चलो भाई ठीक है, अनरजिस्टर्ड है, हम रजिस्टर्ड में है, सारा काम हो गया। और यहाँ पे रेंट एक्सपेंसेस मैं ले लूंगा। और जो मेरा रेंट एक्सपेंसेस होगा, सॉरी पहले अपनों एक काम करते हैं, गलत कर रहे हैं अपनों, रुको रुको, पहले अपनों को सिक्योरिटी की एंट्री करनी है। तो यहाँ पे सीधा अपनों F5 प्रेस करेंगे, गलती कर रहे हैं अपनों F5। पहली एंट्री होगी सिक्योरिटी रेंट की, कितना है भाई, 54,000 रुपए का है, तो 54,000 रुपए मैंने लिया। और यहाँ पे मैं इसको डायरेक्ट पेमेंट में कर दूंगा, ये एंट्री डायरेक्ट मैं पेमेंट में कर देता हूँ HDFC बैंक। तो जो मेरे स्टूडेंट्स गलती कर रहे हैं वो भी मैं करने लग गया था। चलो भाई ठीक है, और यहाँ पे मोहन रेंट हाउस, बस सिंपल, इसमें कोई टीडीएस वगैरह कुछ नहीं होगा, सिक्योरिटी की एंट्री कर रहे हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट की मैंने एंट्री कर दी है, ये चेक प्रिंट निकल गया, एस्केप पे। एक काम करते हैं, पीछे फाइनल अकाउंट में फिर से आते हैं और यहाँ पे बैलेंस शीट के ऊपर जाते हैं। यहाँ पे देखिए डिपॉजिट असेट्स, तो ये हमारा सिक्योरिटी था जो हमारा करंट असेट्स में डिपॉजिट असेट्स के पास में आ चुका है। चलो भाई ठीक है, अब यहाँ पे हम आगे की एंट्री करते हैं। चलो डेट आगे भी बढ़ा लेते हैं। अब F9 में जाएंगे, आरसीएम परचेज पे जाते हैं, सेल्फ 01 दे देते हैं। और मोहन रेंट हाउस से अपनों ले रहे हैं, कंट्रोल ए। रेंट एक्सपेंसेस हमारा हो रहा है, कितने रुपए का हो रहा है, हाँ भाई चलो किराया बताओ। यहाँ पे किराया हमारा हुआ कितना, तो 8,70,000 हमारा किराया है। और ये हम 12 से डिवाइड करेंगे, तो मंथली किराया हुआ हमारा 72,500। तो 72,500 मैंने यहाँ पे किया। और यहाँ पे मैं ले लूंगा टीडीएस, तो आप देख सकते हैं मेरा 72,500 से टीडीएस कट चुका है 7,250। तो मुझे पार्टी को देना है 65,250। अब देखो इस एंट्री में है क्या, 72,500 का हमारा रेंट है, 7,250 हमें टीडीएस का काट के गवर्नमेंट को जमा कराना है। और फिर आरसीएम कैलकुलेट करके भी हमें पे करना है और उसका आईटीसी भी क्लेम करना है। तो बात को समझो, यहाँ पे मेरा ये टीडीएस कट चुका है। अब ये टीडीएस सही कटा या गलत कटा, इसे देखने के लिए कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे। यहाँ पे जीएसटी एनालिसिस है, तो पहले तो जीएसटी एनालिसिस में जाओ। यहाँ पे जीएसटी एनालिसिस आप देखोगे तो रेंट एक्सपेंसेस पे ये जो जीएसटी दिखा रहा है, ये जीएसटी में वाया आरसीएम पे करनी है। देखो बात को समझना, अगर मैं यहाँ पे इनपुट सीजीएसटी का लेजर लूंगा तो कैलकुलेट नहीं होगा। अगर यहाँ पे सीजीएसटी कैलकुलेट हो गया तो इसका मतलब आपका गलत है। एंड लिस्ट करते हैं, फिर से कंट्रोल ए पे जाते हैं, जीएसटी एनालिसिस। तो ये जो जीएसटी का अमाउंट आपको शो कर रहा है, ये हमें आरसीएम करना है, यानी हमें खुद से ही गवर्नमेंट को पे करना है और खुद से उसका आईटीसी भी क्लेम करना है। यानी ये हमारी जीएसटी के रिटर्न्स में लायबिलिटी साइड और आईटीसी साइड दोनों जगह आएगा। सर कैसे होगा भी मैं आपको दिखाता हूं। एंट्री सही है या गलत है ये देखने के लिए आप देख सकते हो, अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, यानी एंट्री सही है। और भी बहुत से तरीके हैं, सिंपल अब आप एंट्री कर दो इसकी। तो मैंने ये एंट्री कर दी, चलो भाई ठीक है, न्यू रेफरेंस। और यहाँ पे एंड करके मैं /TDS कर देता हूँ। चलो भाई ठीक है, ये मेरी एंट्री हो गई। मोहन रेंट हाउस को पेमेंट कर देता हूँ पहले। तो मोहन रेंट हाउस अगेंस्ट डिफरेंस, ठीक है, अगेंस्ट डिफरेंस अमाउंट वैल्यू कम हो गई। और यहाँ पे मैं ले लूंगा HDFC बैंक। चलो भाई इसको पेमेंट हो गया, चेक नंबर वगैरह आगे बढ़ गया, इसका पेमेंट का काम हो गया। ये मैं कर नहीं रहा, मतलब चेक प्रिंटिंग नहीं कर रहा। कंट्रोल P कन्फिगर, इसकी हैबिट बना ही लेना, इसकी हैबिट बना ही लेना, बेटर रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे कंट्रोल है प्रीव्यू, या फिर एक काम करो डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लेना और सारे प्रिंट एडवाइस प्रिंट पे क्लिक करके सेव कर लेना। तो इस तरह से सेव करते रहना सिस्टम के अंदर, बेटर रहेगा। चलो भाई ठीक है, हो गया काम मेरा, हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो चीजें रिपोर्ट दिखाता हूँ मैं आपको। पहले तो मैं आपको बैंकिंग के अंदर चेक प्रिंटिंग दिखाता हूँ।
तो चेक प्रिंटिंग में आप देख सकते हो हमारे इतने सारे चेक हो चुके हैं जो हमें एक साथ प्रिंट करना है। एक मैं आपको दिखाता हूँ डीओजी जीएसटी रिपोर्ट, इसके अंदर जीएसटीआर 3B। अब मेरी एक प्रॉपर क्लास यूट्यूब पे ही दी गई है कि जीएसटीआर 3B के अंदर ये जितने भी टेबल्स आ रही है, कौन सी टेबल के अंदर क्या डेटा जाएगा, मेरा पूरा बताया हुआ है। और जीएसटीआर 1 का भी मेरा पूरा बताया हुआ है, तो आप उसको कंसिडर कर सकते हो, वीडियोस में देख लेना, मिल जाएंगे। तो अब यहाँ पे आप देखो एक सॉरी अनसर्टन ट्रांजेक्शन आ रहा है, इसको देख लेते हैं। ये कौन, रमा स्टेशनरी का आ रहा है भाई। चलो ठीक है, इसको लास्ट में करते हैं, जब मतलब जीएसटी की रिपोर्ट निकालेंगे तभी हम इसमें साथ में कर लेंगे। अभी इसको देखते हैं। तो अभी जो मैंने परचेज की जो एंट्री करी है, एल्टर के साथ F1 प्रेस कर देना यहाँ पे। ये मेरी 3.1D को इम्पैक्ट करेगा 72,500 और 6525 यानी ये जो जीएसटी का पैसा है ये मुझे गवर्नमेंट को पे करना है। तो 3.1D के अंदर आ गया एप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज। अब ये मेरी परचेज का जीएसटी है, तो इसका आईटीसी भी क्लेम करना है सेम मंथ में। बात को समझना, बहुत से लोग क्या करते हैं कि एज ए आरसीएम पे तो कर देते हैं लेकिन आईटीसी क्लेम नहीं करते। तो आप सेम ही मंथ में आप अपना आरसीएम का काम एज ए लायबिलिटी साइड यानी पेमेंट और एज ए आईटीसी दोनों कर सकते हैं। यानी इसी मंथ में ही आप देख सकते हो 3.1D के अंदर मैंने शो कर दिया है। अगर आपने हेड वगैरह नहीं पढ़ के रखे है ना, तो अभी यूं समझ लो कि आरसीएम की एंट्री होने के बाद में जीएसटी रिपोर्ट में दो जगह दिखेगी, जीएसटीआर 3B एल्टर के साथ में F1, ये लिख लो 3.1D। ये 3.1D में यहाँ पे आरसीएम का टैक्स आना चाहिए। दूसरा टेबल नंबर 4A3, टेबल नंबर 4A3 ये इनवर्स सप्लाई एप्लीकेबल टू रिवर्स चार्ज, या इन दोनों में, यानी यहाँ इन दोनों के अंदर, यानी टेबल नंबर 4A3 में जीएसटी का पैसा और 3.1AD के अंदर जीएसटी का पैसा, ये दोनों आने चाहिए। इससे क्या होगा कि जीएसटी के रिपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपकी एंट्री सही है। अब इस अमाउंट को रजिस्टर में नोट करो। अब आपने नोट कर लिया, सर अब क्या होगा, देखो टीडीएस का भी दिखाई देता हूँ। वेट ए सेकंड, स्टेटस रिपोर्ट, टीडीएस रिपोर्ट, टीडीएस आउटस्टैंडिंग बराबर आ रहा है। एक तो इसका हो गया था हमारा, एक इसका हो गया था। और अगर आप यहाँ पे F5 प्रेस करोगे तो अभी दो ही ट्रांजेक्शन हमने करे टीडीएस डिडक्शन के। अब देखो बात को समझो कि ये हमारा टीडीएस की रिपोर्ट के हिसाब से सेट है, जीएसटी रिपोर्ट के हिसाब से सेट है। जो हमने टीडीएस की एंट्री करी है वो टीडीएस की रिपोर्ट के हिसाब से भी सेट है। और फाइनल अकाउंट के अंदर मैं बैलेंस शीट के ऊपर जाता हूं, यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में यहाँ पे टीडीएस देता हूं, तो आप देख सकते हो दोनों एंट्री का फाइनल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एकदम काम सेट है। लेकिन जब अगर मैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाऊं तो यहाँ पे जीएसटी नहीं है। तो जब मैं जीएसटी पे कर रहा हूं तो उसका बैलेंस शीट में आएगा ही नहीं आएगा। जब मैं जीएसटी का आईटीसी क्लेम कर रहा हूं उसका बैलेंस शीट में आएगा ही नहीं आएगा। यानी जब भी मुझे जीएसटी पे करनी है तो मेरे आउटपुट के लेजर आएंगे सीआर साइड, और जब भी मैं आईटीसी क्लेम करूंगा तो मेरे इनपुट के लेजर आएंगे डीआर साइड। ये अगर नहीं पता है तो रजिस्टर में आप लिख लो, ये सही है। तो अब ये भी मुझे इंपैक्ट यहाँ पे कराने पड़ेंगे। तो फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए देखो, आरसीएम का काम एक तरीके से जीएसटी रिपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, लेकिन बुक्स के अंदर भी उसे प्रॉपर मेंशन करना है। तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, आइए देख लीजिए। तो अपन एक डेट आगे बढ़ा लेते हैं जिससे अलग अलग डेट में एंट्री हो जाए, और कुछ ही नहीं, आप बाकी 1 तारीख में कर सकते हो एंट्री, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एज ए सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, रियल लाइफ में नहीं, रियल लाइफ में जो एंट्री जिस डेट की उसी डेट पे करनी है। तो चलो भाई, करना क्या है, जनरल पे आएंगे अपनो F7। मैंने F7 प्रेस किया, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे राइट साइड में देखिए स्टेटरी एडजस्टमेंट आ रहा है आपके पास में, तो एल्टर के साथ में जे प्रेस करोगे स्टेटरी एडजस्टमेंट का। टाइप ऑफ ड्यूटी में जीएसटी लोगे। यहाँ पे दोनों काम करने हैं, यानी हमें हमारी लायबिलिटी इंक्रीज भी करनी है यानी 3.1D, और हमें हमारी आईटीसी भी इंक्रीज करनी है टेबल नंबर 4A3। तो यहाँ पे इंक्रीज इन टैक्स लायबिलिटी एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट को एंटर प्रेस करोगे। क्यों कर रहे हो भाई साहब, क्योंकि हमने क्या करा है, परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर करा है। क्या करा है, परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर। सर अनरजिस्टर्ड डीलर कैसे हो, मोन रेंट हाउस रजिस्टर्ड नहीं है, और अगर रजिस्टर्ड होता तो आरसीएम करते ही नहीं ना। अब आप बोल रहे हो कि सर नीचे भी तो दिया हुआ है परचेज अंडर रिवर्स चार्ज फ्रॉम रजिस्टर्ड डीलर, ये दूसरे बिजनेस के लिए है, जीटीएस सर्विसेज के लिए है। तो ये काफी सारी सर्विसेज में यूज होता है, कुछ केसेस में अनरजिस्टर्ड पे होता है, कुछ केसेस में रजिस्टर्ड पे होता है। तो इसकी प्रॉपर क्लास की नीड हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, बाकी अपनों देख लेंगे। अभी के लिए हमें क्या करना है, परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर, तो एंटर प्रेस करेंगे। चलो भाई एंटर एंटर, आराम से बता रहा हूं एंट्री, कोई जल्दबाजी नहीं है। अब इसके अंदर बात को समझो, हमें आईटीसी भी लेनी है। तो आईटीसी के लिए हमारे इनपुट के जो लेजर होते हैं वो डीआर में होते हैं, और लायबिलिटी के लिए आउटपुट के लेजर सीआर में होते हैं। तो यहाँ पे इनपुट सीजीएसटी लेना है। कितनी रेट के ऊपर था, तो 18% है, तो सीजीएसटी तो 9% का ही हुआ। कितनी वैल्यू पे था, 9%, 72,500। ये हमारा क्या था, रेंट का वैल्यू था। एंटर,
और यहाँ पे हमारी जो CGST का अमाउंट है वो आ जाएगा 6525। आई थिंक 6525 ही था, गलत हो तो आप सही कर लेना, मेरे को याद नहीं, आई थिंक 6525 ही था। अगेन DR करूंगा, इनपुट SGST 6525। चलो भाई, अब आप देख सकते हो इनपुट CGST इनपुट SGST के अंदर वैल्यू डेबिट साइड के अंदर आ रही है। CR में लूंगा मैं आउटपुट, आउटपुट CGST 72,500 6525 यहाँ पे अल्टर करूंगा। अगेन आउटपुट SGST और ये 6525 में यहाँ पे लूंगा, तो ये मेरा बैलेंस है, ये GST रिपोर्ट से भी मैच कर रहा है। एंटर प्रेस करूंगा, यहाँ पे आ रहा है प्रोवाइड GST डिटेल, इसको मैं यस करूंगा। यहाँ पे किसके साथ हुआ है काम, मोहन रेंट हाउस के साथ हुआ है, तो मोहन रेंट हाउस। एंटर 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 एंटर, टाइप ऑफ सप्लाई के अंदर मैं सर्विसेज ले लूंगा, एंटर और एंटर, ये मेरी एंट्री हो चुकी है। जब आप एंट्री करोगे तो आपको नोटिस करना है GST रिपोर्ट्स के अंदर वैल्यू डबल नहीं हो जाए, यानी जो वहां पे हमारी वैल्यू आ रही थी 3.1 डी में और टेबल नंबर 4A3 में, वो वैल्यू डबल नहीं होनी चाहिए। अगर डबल हो गई तो एंट्री गलत है। आइए चेक करते हैं। तो अल्टर जी से भी कर सकते हैं अपनो, GSTR 3B, यहाँ पे 3.1 के अंदर देख लो डी में, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू डबल नहीं हुई है, यानी एंट्री हमारी सही है। और यहाँ पे भी देख सकते हैं टेबल नंबर 4A3 में, इसमें भी वैल्यू डुप्लीकेट नहीं हुई, यानी डबल नहीं हुई है, तो एंट्री सही है। तो सर फिर इंपैक्ट कहाँ हुआ, अभी देखो फाइनल अकाउंट में मैं गया, यहाँ पे बैलेंस शीट पे मैं गया, यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर देखो, ये देखो इनपुट CGST SGST, तो ये तो मेरा हो गया ITC डेबिट साइड है, और ये आउटपुट CGST SGST। तो जैसे ये मंथ कंप्लीट हो जाएगा, TDS चालान को पे करने के बाद में ये अमाउंट भी कैश में पे होगा, यानी ये जो आउटपुट CGST SGST ये ITC से पे नहीं होगी, कंप्लीटली कैश के अंदर पे होगी। इसका ट्रीटमेंट कब होगा, जब ये अप्रैल मंथ में कंप्लीट कर दूंगा, फिर मई मंथ स्टार्ट करूंगा, उसमें मैं आपको सिखाऊंगा। चलो भाई बात को आगे बढ़ते हैं। तो ये एंट्री हो गई है हमारी, ये एंट्री हो गई, अब आगे वाली एंट्री करते हैं। चलो ये बताओ आगे की एंट्री से पहले मजा आ रहा है नहीं आ रहा, अगर मजा आ रहा है तो अभी वीडियो को पॉज करके कमेंट में लिखो मजा आ रहा है, इससे हमें कॉन्फिडेंस मिलता है और हम आपके लिए और भी अच्छे वीडियोस लेके आ सकते हैं। चलो नेक्स्ट एंट्री करते हैं। चलो भाई अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, यानी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम एसेट्स खरीद रहे हैं। एसेट्स के अंदर हम क्या खरीद रहे हैं, जो लैपटॉप वगैरह हो गया, कंप्यूटर्स वगैरह हो गया, ये हम खूब सारे खरीद रहे हैं। तो जनरली क्या होता है कि एसेट्स की एंट्री होती है वो लेजर बैलेंस को इंपैक्ट करती है और अभी भी करेगी, लेकिन अभी वाले में सेगमेंट ये है कि हमारी फर्म ये चाहती है कि उसकी जो एसेट्स है वो एसेट्स का नंबर यानी स्टॉक्स के अंदर भी शो होना चाहिए। अब बात को समझना, स्टॉक समरी में अगर हम हमारे एसेट्स की इन्वेंट्री शो कर देंगे तो वो एसेट्स हमारी P&L के क्लोजिंग स्टॉक में ऐड हो जाएगी। देखो बात को समझो, हम यहाँ पे थोड़ा सा सेगमेंट समझने की कोशिश कर रहे हैं। PPT चेंज हो गया, एक सेकेंड रुको। हम यहाँ पे समझने की कोशिश क्या कर रहे हैं कि जो हमारी P&L होती है, फाइनल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस होता है, इसके अंदर गुड्स आता है और एक्सपेंसेस आते हैं, एसेट्स का बैलेंस इसके अंदर नहीं आएगा। अब हमारी फर्म की नीड है कि जो मेरी ये एसेट्स है इसका मुझे नंबर चाहिए कि भाई कितने नंबर कितने क्वांटिटी में मेरी एसेट्स मेरे फर्म के अंदर है। तो मुझे अगर नंबर शो करने हैं यानी क्वांटिटी शो करनी है तो मेरे को स्टॉक बनाने पड़ेंगे। अब अगर मैंने स्टॉक बना दिया तो वो स्टॉक P&L के अंदर शो हो जाएंगे, यानी वो गुड्स कंसीडर हो जाएंगे। तो एक ही एंट्री हमारी बैलेंस शीट के अंदर भी शो हो जाएगी और P&L में भी हो जाएगी, और जो एसेट्स का जो बैलेंस होता है वो सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट को इंपैक्ट कर सकता है, P&L को नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या होगी। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, तो पहले तो एक काम करते हैं, पहला तो एक काम करते हैं, पहला चैलेंज तो हमारा ये है कि एंट्री कैसे कर सकते हैं। तो पहले तो हम एंट्री करते हैं, फिर फाइनल अकाउंट को देखते हैं कि फाइनल अकाउंट में क्या गलतियां आ रही है और फिर उन गलतियों को सुधारते हैं। तो आई थिंक ये एंट्री बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर कोई फर्स्ट टाइम ये एंट्री कर रहा है तो, और जिसको पहले से ही आती है तो बहुत अच्छी बात है, बधाई हो आपके लिए भी। हम बहुत सारे एडवांस फीचर इसके अंदर लेके आएंगे। चलो भाई ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इस एंट्री को करते हैं अपना। तो इस एंट्री को अपनो करते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा ये असाइनमेंट डाउनलोड कैसे होगा और फिर बाकी की एंट्रियां और करेंगे। अभी हम काफी सारी एंट्रियां करेंगे, टेंशन मत लो। A1 कंप्यूटर से हम खरीद रहे हैं, अल्ट्राल यूज नहीं कर रहा हूं मैं, सनरे क्रेडिटर, TDS वगैरह को इसके अंदर रोल नहीं रहेगा और ये रेगुलर रख लेते हैं। इसमें GST नंबर नहीं दिया हुआ है तो ये हम इसका GST मिसमैच में इसको सही कर लेंगे। यहाँ कोई GST नंबर आप ढाल देना कोई भी, चलो ठीक है, इसको सही कर लेंगे अपनों। तो ये हो गया। तो सिंपल हम एसेट्स का लेजर बना लेते हैं, फिक्स एसेट्स का, और यहाँ पे कोई भी GST सेट नहीं करेंगे, टाइप ऑफ सप्लाई में कैपिटल गुड्स करेंगे। चलो भाई ठीक है, हमने ये एंट्री कर ली, मतलब लेजर बना लिया, मोन का बना लिया, एसेट्स का भी बना लिया। अब हमारे पास में कंप्यूटर के पार्ट्स अलग अलग, जैसे कंप्यूटर्स अलग अलग, जैसे लैपटॉप्स है, सॉरी इसके अंदर ये मेंशन किया हुआ है कि ये हमारा दिल्ली से है, ये फर्म हमारी दिल्ली की है,
तो इसको हमें यहाँ पे दिल्ली करना पड़ेगा, दिल्ली। चलो भाई ठीक है, न्यू इफेक्टिव डेट 1/4, ठीक है, रेगुलर है, जीएसटी नंबर डाल देंगे बाद में। चलो हो गया काम। तो अभी इसमें जो स्टॉक है हमारे पास में, स्टॉक सॉरी है, जो हमारे एसेट्स है इसमें, वो हमारा है कि जैसे हमारे पास में लैपटॉप है आइडिया पैड 3, आइडिया पैड गेमिंग, हेडफोन है, पैड्स है हमारे पास में, लैपटॉप के बैग्स है, प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर है, कीबोर्ड है खूब सारे, माउस है खूब सारे, एलईडी, और ये सारे के सारे गुड्स नहीं है हमारे, ये हमारी फर्म में काम आएंगे और हमें इनका जो नंबर है एसेट्स का वो भी हमें चाहिए। तो ये हमें सब कुछ करना होगा। अब इसमें देखो वैल्यू भी दे के रखिए, जैसे मान लो कि लैपटॉप आइडिया पैड 3 है, 3 क्वांटिटी इसकी 18% जीएसटी और बेस वैल्यू लिखा हुआ है। तो बेस वैल्यू का मतलब है कि जो 3 लैपटॉप है इनका टोटल वैल्यू इसके अंदर दिया हुआ है। सर समझ में नहीं आया, अभी समझ में आएगा। एंट्री करना शुरू करते हैं। तो हमें इन्वेंट्री चाहिए, इसकी कुल मिला के बात यही है। F9 में गया मैं, तो कैपिटल गुड्स में मैं एंट्री करूंगा, कैपिटल गुड्स में गया। चलो ठीक है, ऐसे तो एंट्री कर नहीं सकता क्योंकि इन्वेंट्री चाहिए, तो कंट्रोल एच प्रेस करूंगा, आइटम इनवॉइस ले लूंगा। यहाँ पे मैंने लिया AKT जो इनवॉइस नंबर है जो असाइनमेंट में दिया हुआ है, और चलो डेट यही रख लेते हैं। A1 कंप्यूटर्स मैंने ले लिया। अब यहाँ पे परचेज लेजर में क्या लूं भैया जी? परचेज लेजर के अंदर तो मैं परचेज का लेजर तो ले नहीं सकता क्योंकि गुड्स का नहीं है। एसेट्स का लेजर यहाँ पे आया नहीं, शो मोर कर रहा हूं तो यहाँ पे भी नहीं आया। अब क्या करें? तो इसका सॉल्यूशन है कि अगर आप अपने किसी लेजर के अंदर इन्वेंट्री भी दिखाना चाहते हैं तो उस इन्वेंट्री के ऑप्शन को आपको एनेबल करना होगा। सर कैसे होगा? आइए देखते हैं। अल्टर में जाओगे, लेजर में गए, क्या नाम था? एसेट्स के नाम से बना लिया था। यहाँ पे पहले आपको इन्वेंट्री वाले बटन को हाईलाइट करना होगा और फिर जिस लेजर में इन्वेंट्री का ऑप्शन चाहिए उसे यस करना होगा। तो कैसे होगा ये देखते हैं। F12 प्रेस करूंगा, ये वाला ऑप्शन है, कहां गया? दिखाई नहीं दे रहा मेरे को, ये रहा, यूज इन्वेंट्री अलोकेशन फॉर लेजर। इसे यस, बात को समझना मेरी, इसको यस करने से काम नहीं होगा। ये यहाँ पे सिर्फ यस हो रहा है कि स्विच आपको शो हो जाएगा जिसमें आपको यूज करना है, स्विच को ऑन कर लो, नहीं करना तो मत करो। सर समझ में नहीं आया? देखो ये तो समझ में आ गया ना कि इसे यहाँ पे यस करना है, यूज इन्वेंट्री अलोकेशन फॉर लेजर्स, बात खत्म। कंट्रोल ए। अब यहाँ पे देखिए आपके पास में ये ऑप्शन आ रहा है, काम करते इसको भी अभी टच नहीं करते, कंट्रोल है। अब मैं आपको एक परचेज का लेजर बना के दिखाता हूँ। परचेज लिया मैंने, तो बाय डिफॉल्ट देखो परचेज में इन्वेंट्री का ऑप्शन यस आ रहा है। सेल्स का लेते हैं, बाय डिफॉल्ट यस आ रहा है क्योंकि इनमें इन्वेंट्री यस होता ही होता है। एसेट्स वाले में बाय डिफॉल्ट यस नहीं आता है, तो हमें ये यस करना पड़ेगा। और यस कब करेंगे? जब F12 प्रेस करके इस बटन को ऑन करेंगे। तो ऑन कर लिया इसलिए शो कर रहा है, इसको यहाँ पे यस कर लिया, कंट्रोल ए। सर इससे क्या होगा? अभी देखो क्या होगा। वाउचर्स में गया, सेम F9 कैपिटल गुड्स, और इनवॉइस नंबर में डाल दूंगा KT11 और पार्टी नेम A1 कंप्यूटर्स, कंट्रोल ए। अब आप बोलोगे सर ये तो अभी भी नहीं आया, टेंशन क्यों लेते हो? शो मोर करो, आ गया एसेट्स, प्रॉब्लम सॉल्व। अब स्टॉक लेते हैं, अल्ट्रा सी, लैपटॉप आइडिया पैड 3, अंडर के अंदर में यहाँ पे कैपिटल गुड्स का ग्रुप बना लेता हूँ। इसको यहाँ पे यस करेंगे, नो करने से क्या होगा वो भी दिखा दूंगा। कंट्रोल ए कर लेंगे और यहाँ पे हम इन्वेंट्री बना लेते हैं, यूकेसी बना लेते हैं, नोस का कैटेगरी वगैरह ले नहीं रहे, जीएसटी यहाँ पे ही सेट कर लेंगे अपनों, HSN वगैरह बाद में लगा लेंगे, टैक्सेबल, और जीएसटी रेट कितना है? 18%, और ITC लेनी है, गुड्स नहीं रहेगा, यहाँ पे कैपिटल गुड्स आएगा। यहाँ पे रेट अगर आप मेंशन करो तो कर लो, बाकी कोई खास जरूरत नहीं है। अब आ रही है क्वांटिटी, तो क्वांटिटी 3 है, रेट यहाँ पे मेंशन नहीं करना है क्योंकि हमें अमाउंट दिया है, बेस वैल्यू दी है। तो एंटर प्रेस करोगे, अमाउंट डाल दोगे 195000, यानी टोटल दिया है हमें, तो ये मैंने 000 दे दिया। ये यहाँ पे रेट निकल के आ गई, 65,000 का एक है। ये डिस्काउंट वगैरह कुछ नहीं है, तो एंटर प्रेस करो। अगर ऑप्शन बंद करना हो डिस्काउंट का तो यहाँ से डिस्काउंट वाला बंद कर देते हैं। तो ठीक है, कंट्रोल ए। अगला आइटम ले लेते हैं, तो ये आ गया, ये कितने पीस है? 2 पीस है, और इनका अमाउंट कितना है? 295,000। ठीक है, ये देखो, तो आप देख सकते हो ये वैल्यू ऑटोमेटिक निकल के आ गई पर की। आगे वाला आइटम लेंगे, हेडफोन है हमारे पास में आगे, और ये कैपिटल गुड्स, नोज, स्पेसिफाई डिटेल हेयर, ये भी 18% में है। 22 तारीख बाद में कुछ चेंजिंग है, लेकिन हम वीडियो 22 तारीख से पहले है तो कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल गुड्स, ठीक है। ये एंट्री कितने भैया जी? हेडफोन 7 है, और कितना है भाई इनका? टोटल वैल्यू 4550, ये निकल के आ गया। तो इस तरह से मैं 1 बाय 1 सारे के सारे स्टॉक आइटम में बना लूंगा। तो आप असाइनमेंट को देख के पूरा बना लेना, मैं एक बार के लिए 3 ले रहा हूँ क्योंकि असाइनमेंट ये थोड़ा बड़ा है। तो अब मैंने ये 3 ले लिए, यहाँ पे मैं क्या लूंगा? आउटपुट सी, सॉरी अल्ट्रा सी,
आउटपुट IGST ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST, IGST से मैं नॉट अप्लीकेबल करूंगा, कंट्रोल ए। ये मेरा GST आ गया, ठीक है। अल्टर ए प्रेस करके देख लो, सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। नरेशन वगैरह लिखना है, न्यू रेफरेंस में ले लूंगा, 15 डेज में पेमेंट करेंगे, कुछ नहीं करना है, एंटर। अब ये मेरी एंट्री तो हो गई। अब देखो स्टॉक समरी में चलते हैं। चलो फाइनल अकाउंट दिखाता हूँ पहले। फाइनल अकाउंट में गए, बैलेंस शीट में गए, यहाँ पे देखो मेरे पास में जो मेरा असेट्स है, फिक्स असेट्स है, वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है 4,95,4,550 रुपीज। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एंटर प्रेस करूंगा, यही एंट्री है, कोई दिक्कत। प्रॉब्लम ये है कि मैं प्रॉफिट एंड लॉस में गया, और यहाँ पे कैपिटल गुड्स है, वो यहाँ पे शो कर रहा है। आप देख सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक में कैपिटल गुड्स शो कर रहा है, ये गलत है। ये सिर्फ बैलेंस शीट को इंपैक्ट करता है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। स्टॉक समरी भी देख लेते हैं। स्टॉक समरी में यहाँ पे कैपिटल गुड्स दिख रहा है, यहाँ पे सॉरी ये इसलिए इशू आ रहा है क्योंकि इसका ग्रुप सेलेक्ट नहीं हुआ था। कैपिटल गुड्स कंट्रोल है, आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। और यहाँ पे सामने वैल्यू भी आ रही है। तो अगर ये सामने की वैल्यू में अगर हटा दूं, क्योंकि मुझे तो नंबर से ही तो मतलब है कि कैपिटल गुड्स में कितना सामान मेरे पास में कितना कितना है, कोई इधर उधर भी जाए तो उसकी भी अपना एंट्री कर लें। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ वैल्यू ही तो हटानी है। अगर ये रेट और वैल्यू यहाँ से हट जाए तो मेरी पीएनएल की प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। तो सर इसके लिए क्या करें, हम कोस्टिंग का यूज करेंगे। क्या करेंगे, कोस्टिंग का यूज करेंगे। सर कैसे करेंगे, देखो हमारा जो भी स्टॉक आइटम होगा, कंट्रोल एंटर के साथ में ओपन करा, यहाँ पे उसकी वैल्यूएशन 0 कर देते हैं। तो उससे क्या होगा कि वो इन्वेंट्री में कैलकुलेट नहीं होगा, लेजर बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सर समझ में नहीं आया, देखो F12 प्रेस करेंगे, यहाँ पे हमारे पास में ऑप्शन आ रहा है ये वाला, यूज कोस्टिंग एंड मार्केट वैल्यूएशन मेथड फॉर स्टॉक आइटम। इस वाले ऑप्शन को मैं यस कर दूंगा, कंट्रोल ए करूंगा। यहाँ पे कोस्टिंग मेथड आ रहा है, इसको कर दूंगा एट 0 और एट 0 प्राइस। अभी के लिए यही करना है, बाकी इनका भी एक अलग अलग इंपैक्ट होता है, बड़ा मजा आता है। अभी अपने इसी को कर लेते हैं, इतना ही करते हैं, कंट्रोल ए। तो जिन जिन स्टॉक्स के अंदर एक साथ कर लेते हैं, अल्टर में गया, स्टॉक आइटम, जिन जिन स्टॉक्स के अंदर मेरे को ये चीज करनी है, यानी जिनकी 0 कॉस्ट करनी है, 0 प्राइस करनी है, उनमें मैं कर लूंगा। स्पेशली कैपिटल गुड्स के अंदर अपनों करते हैं, और भी काफी सारी चीजों में किया जाता है। सारे सही हो गए, स्टॉक समरी में जाओ। अब वैल्यू नहीं है, क्या नहीं है, वैल्यू नहीं है, नंबर है। नंबर मेरे को यहाँ पे पूरा शो कर रहा है। फाइनल अकाउंट भी दिखा देता हूँ। बैलेंस शीट पे गया, बैलेंस शीट में अभी आप ऊपर देख सकते हो, बैलेंस शीट में एसेट्स में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर मैं जाता हूं, देखो क्लोजिंग स्टॉक में वो नहीं आया है, और मेरी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। तो आई थिंक अब आपको मजा आया होगा इस एंट्री को करके। घर पे 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना, वीडियो की रिकॉर्डिंग मल्टीपल टाइप्स देखना, मजा आएगा। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे की एंट्री करते हैं, तो मैं असाइनमेंट को आगे निकाल लेता हूं। आज मैं आपको जो अप्रैल मंथ का जो काम है, जो अप्रैल मंथ का काम है, वो मैं आपको पूरा करवा दूंगा। मई का मैं अलग वीडियो लेके आऊंगा, जो मैं नेक्स्ट वीक के अंदर वेडनेसडे तक ले आऊंगा। फिर हम एक वीडियो और लेके आएंगे, जो उसमें हम जून का भी कर लेंगे। ऐसे करके असाइनमेंट को हम लंबा खींचेंगे। अब ये असाइनमेंट आपको मिल कैसे सकता है, देखो अगर आप देख रहे होंगे तो हर एंट्री के ऊपर मैं आपको बार बार असाइनमेंट दिखा रहा हूँ, क्योंकि आज डे फर्स्ट है। अब मैं ऐसे बार बार दिखाऊंगा तो हमारा टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा है। एक आपके पास भी असाइनमेंट हो और मैं आपको 1 बाय 1 एंट्री बता दूं, तो उससे प्रैक्टिस की आपकी इजी रहेगी और हमारी वर्किंग भी फास्ट होगी। तो ये असाइनमेंट अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप कहां से कर सकते हैं, ये मैं आपको पहले बता देता हूं, फिर हम आगे की एंट्री करते हैं। तो सिंपल सी बात है, आपको हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। तो इस असाइनमेंट के लिए हमें आपको हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। इस असाइनमेंट में ये सारी चीजें आएगी, और जो मैंने आपको बताया है ये सारी चीजें मैं आपको कराऊंगा। और ये कंप्लीट होने के बाद में एडवांस का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा, फिर एडवांस टू एक्सपर्ट के बारे में सोचेंगे। चलो भाई ठीक है। तो ये आपको डाउनलोड करने के लिए सिंपल प्रोसेस फॉलो करनी है। प्ले स्टोर में जाना है और हमारा ये ऐप है एकेडमी कॉमर्स, इससे डाउनलोड करना। आपको ध्यान हो, पहले जो हमने जीएसटी वगैरह की, टैली वगैरह की प्लेलिस्ट स्टार्ट की थी, उसका हमने नोट्स वगैरह आपको दिए थे, इंस्टामोजो की वेबसाइट पे दिए थे, जिसको हम नोट्स स्टोर बोल रहे हैं। वो अभी भी है, लेकिन उस पर ये नोट्स हम नहीं डालेंगे, क्योंकि उसमें प्रोसेसिंग फीस है वो बहुत ज्यादा हेवी है। तो बिना फालतू का चार्ज ना तो आपको अच्छा लगता है ना मेरे को अच्छा लगता है। तो वहां से हम नए वाले नोट्स नहीं डाल रहे हैं। पुराने वाले जितने भी नोट्स थे, जिनकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी यूट्यूब पे चल रही है, आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, तो उनको हम नहीं छेड़ रहे हैं। अब से जो हम नई प्लेलिस्ट डाल रहे हैं, उन सभी के नोट्स आपको एप्लीकेशन में ही मिलेंगे। तो प्ले स्टोर के अंदर आपको जाना है, एकेडमी कॉमर्स ये ऐप डाउनलोड कर लेना है। ओपन करोगे तो जो होम स्क्रीन आएगी, इसमें यहाँ पे पेड नोट्स आ रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में जो कंप्लीट स्टूडेंट मैनेजमेंट का जो असाइनमेंट है विद अपडेट और की भी, जैसे मैं प्लेलिस्ट इसको कंप्लीट कर लूंगा यूट्यूब पे,
ये आपको पूरा यहाँ पे मिल जाएगा। अभी मैं आपको अप्रैल तक का पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये आपको पूरा अप्रैल मई जून तक का आपको मिलेगा। बहुत ही नॉमिनल प्राइस है, वो आप देके यहाँ से इसको बाय कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, और इसका सॉल्यूशन है वो प्लेलिस्ट के ऊपर कंटिन्यू चल रहा है। तो ये मैंने आपको प्रोसेस आपको बता दिया। किसी भी तरह की कोई इशू है हमारे हेल्पलाइन नंबर को कॉन्टेक्ट कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं, और बहुत ही नॉमिनल चार्ज है, इजीली आप अफोर्ड कर सकते हो। चलो भाई ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट एंट्री है वो है कि हमने लक्ष्मी एडवर्टाइजिंग से एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस किया है, और इसने हमें एज ए कोटेशन दिया है 2,75,000 रुपए का, ठीक है। और हम इसे एडवांस पेमेंट कर रहे हैं। देखो समझो सिचुएशन क्या है। सिचुएशन ये है कि कोई फर्म है, उसको हमने कहा कि भाई लोकल में हमारा ऐड कर दे इस चीज का। उसने कहा ठीक है ऐड कर देंगे, लेकिन ऐड आपका अगले महीने से स्टार्ट करेंगे, या फिर हम आपका इसी महीने से स्टार्ट कर देंगे, लेकिन स्टार्ट तभी करेंगे जब हम हमें आप कोई एडवांस अमाउंट दोगे। तो उसने हमें इनवॉइस नहीं दिया है, हम उसे 45,000 रुपीज का प्रॉपर क्या दे रहे हैं, हम 45,000 रुपीज का प्रॉपर एडवांस दे रहे हैं। अब बात को समझना, भुगतान करने से पहले टीडीएस काटना है। भुगतान करने से पहले टीडीएस काटना है, मतलब क्या समझे कि चाहे अगले का इनवॉइस नहीं आया हो, चाहे हमने अभी तक सर्विस नहीं ली हो, पेमेंट तो कर ही रहे हैं ना, तो उस पर भी टीडीएस कटेगा, और टीडीएस काट के ही पेमेंट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। और ऐसा क्यों करते हो, लास्ट क्लास में मैंने आपको बहुत पढ़ाया है। तो किसी ने लास्ट क्लास वॉच नहीं की है तो प्लेलिस्ट खोल लो यूट्यूब पे अपनी, और उसके अंदर 1 2 3 ले लो। आज 3rd नंबर का क्लास है, बात इतनी है, तो 2 ही क्लास ऊपर गई है, तो वॉच कर लो, आंसर मिल जाएगा। अभी इसकी एंट्री कैसे करनी है वो देख लेते हैं। तो पहले तो बात है ये बंदा जीएसटी में रजिस्टर्ड है, लेकिन एडवांस में तो जीएसटी की कोई कैलकुलेशन होगी नहीं, जनरली तो नहीं होगी। तो इसकी एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले लेजर क्रिएट करते हैं। तो लेजर कर रहे हैं लक्ष्मी, कंपनी दिया हुआ है तो कंपनी कंसिडर कर लेना, जीएसटी नंबर चाहे कुछ भी दिया हो बस इग्नोर करना है, मतलब वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए, इसको कंपनी कंसिडर करेंगे। और ये गया हमारा सनरे क्रेडिटर में, टीडीएस डिडक्टेबल होगा यस, और इसको हम कंपनी ले लेते हैं। तो कंपनी मैंने ले लिया, ठीक है, लोकल का ही ले रहा हूं मैं इसको, और जो भी पैन नंबर वगैरह दिया हुआ है वो डाल दो। दिया हुआ है भाई ABF, तो ये पैन नंबर वगैरह सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए दिए हुए हैं, रेगुलर है। और इसका जीएसटी नंबर भी डाल देते हैं, चलो जीएसटी डाल ही देते हैं जी, ये मैंने जीएसटी नंबर भी डाल दिया। चलो भाई इसका लेजर बन गया। अब इसका एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस का भी हमें एक लेजर बनाना पड़ेगा, तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस का भी लेजर बना लेते हैं। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा, और यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल है टैक्सेबल 18% जीएसटी में आएगा, और आईटीसी वगैरह क्लेम होगा, सर्विसेज में जाएगा। अदर स्टेटरी डिटेल को यस करना है, एप्लीकेबल, और सेक्शन आएगा अल्टर H194C पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर 1% 2%। चलो ठीक है, सिंपल वे में बन गया, और कुछ करना है नहीं। चलो भाई एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे वाउचर्स में गया, देखो बात को समझो, देखो बात को समझो। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस का लेजर बनाने की भी नीड नहीं थी, लेकिन हमने बना लिया, आगे नहीं बनाना पड़ेगा क्योंकि अभी एक्सपेंसेस हुआ नहीं है, हम एडवांस में पेमेंट कर रहे हैं। तो एडवांस में टीडीएस कैसे काटेंगे, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा F5 में। एंट्री होगी सिंगल एंट्री मोड में, डेट चेंज कर लेते हैं। एंट्री होगी सिंगल एंट्री मोड में, कंट्रोल H करेंगे, सिंगल एंट्री लेना है। यहाँ पे पहला वाला अकाउंट आ रहा है वो बैंक का होगा, बैंक से पैसा कटेगा। तो HDFC बैंक हमने ले लिया। किस चीज का है भाई हमारा खर्चा, ये किसको एडवांस दे रहे हैं हम पार्टी को, ये हम किसको एडवांस दे रहे हैं हम, लक्ष्मी एडवर्टाइजिंग को दे रहे हैं। तो यहाँ पे लक्ष्मी एडवर्टाइजिंग ले लिया, यहाँ पे एडवांस लेना है, क्या लेना है, एडवांस। एडवांस यहाँ पे एंड/ADV भी लिख दो, जिससे एडवांस का पैसा है, पूरा लिख देना एडवांस, ठीक है। और इसने कहा कि भाई 10 डेज के अंदर कर दूंगा, काम हो गया। कितना अमाउंट हम एडवांस दे रहे हैं भैया जी, हम एडवांस दे रहे हैं 45,000 रुपीज, ठीक है। एंटर एंटर, और यहाँ पे हम ले लेंगे टीडीएस, और कौन से सेक्शन में कटेगा, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्ट्स के सेक्शन में कटेगा। 900 रुपीज का हो गया। एंटर प्रेस करेंगे, अगेन एंटर एंटर, और यहाँ पे विशेष कुछ नहीं करना है क्योंकि एडवर्टाइजिंग को ही हम पेमेंट कर रहे हैं, चेक जा रहा है, और एंटर 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 मैंने कर लिया, चेक प्रिंटिंग आ रहा है। सर इसका इम्पैक्ट क्या हुआ अभी दिखाते हैं आपको। टीओ, टीडीएस रिपोर्ट, टीडीएस आउटस्टैंडिंग, देख लो भाई, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, और ये वाले जो सेक्शन थे, फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, रेंट ऑफ लैंड बिल्डिंग, है ना, तो इसके अंदर क्या था कि वो इंडिविजुअल था तो नॉन कंपनी में आया। पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर में कंपनी थी तो आप देख सकते हो कंपनी के अंदर आ गया, और रेंट ऑफ लैंड और बिल्डिंग एंड फर्नीचर में नॉन कंपनी था तो नॉन कंपनी में आ गया। तो एक सेक्शन की दो ही वैल्यू इंपैक्ट करती है, यानी फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज में 10 नॉन कंपनी है तो 10 का 10 का टोटल नॉन कंपनी में आएगा।
पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर में 10 एंट्रियां हैं, 8 नॉन कंपनी है, 2 कंपनी है, तो दोनों कंपनियों का टोटल होगा वो इस कंपनी में आ जाएगा और नॉन कंपनी का जो पूरा टोटल होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो आई थिंक आपको चीजें क्लियर हो रही है। चलो ठीक है, बात को आगे बढ़ाते हैं और एक चीज और दिखा देता हूँ, हालांकि आपको पता है फिर भी मैं बता रहा हूँ। फाइनल अकाउंट के अंदर बैलेंस शीट के अंदर आप जाओगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर आप जो टीडीएस पे एंटर प्रेस करोगे तो ये सब कुछ शो करेगा आपको। एक सेकेंड, ये थोड़ा जल्दबाजी में मैंने अल्टर F2 स्पेस बार, तो ये सारा शो करेगा आपको किस किस में कितनी कितनी एंट्रियां हुई है। चलो भाई ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो वाउचर्स में अपनों जाते ही एंट्री हमारी हो गई, पेमेंट वगैरह हो गया, एडवांस में चला गया पैसा। और एक काम और करो यार, और अच्छे से ले लिए, आप बैलेंस शीट में आ जाओ और यहाँ पे देखो सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर का लक्ष्मण एडवर्टाइजिंग कंपनी का बैलेंस डेबिट साइड में आ रहा है, यानी ये एसेट्स आ चुकी है हमारी, क्योंकि सन्ड्री क्रेडिटर्स का बैलेंस सीआर साइड में आ रहा है। अगर डीआर साइड में आता है तो यहाँ तो एंट्री गलत है, हमने एडवांस पैसा दिया है, तो ये एडवांस पैसे की निशानी है कि एंट्री हमारी सही है। चलो भाई, ये चीज भी आपको क्लियर हो चुकी है। अब वाउचर्स के ऊपर आ जाओ। अब आप आओ, सीधी एंट्री है हमारी, ऑर्डर रिसीव्ड फॉर इवेंट सर्विसेज फ्रॉम विराट केंद्र एंड रिसीव्ड। हाँ ठीक है, आगे वाली जो हमारी एंट्री है वो हमारे सेल्स की है, यानी हम इवेंट सर्विसेज देते भी हैं। हम क्या करते हैं, इवेंट सर्विसेज देते भी हैं। तो विराट केंद्र नाम से एक कोई बंदा है, उसको हम हमारी सर्विस दे रहे हैं। इसने हमें वाया फोन पे पेमेंट किया है और एडवांस दिया है। हमने एडवांस पैसा रिसीव किया है 10,000 रुपीज का, और ये सर्विस हम अगले को देंगे नेक्स्ट मंथ में। बात को समझो, जैसा कि मैंने क्लास के स्टार्टिंग में कहा था, इस असाइनमेंट में मैं काफी सारे एडवांस जीएसटी भी फोकस करूंगा। टीडीएस तो एडवांस देखो आना ही आना है, और टीडीएस और जीएसटी जब एडवांस होगा तो अकाउंटिंग और इन्वेंट्री तो ऑटोमेटिक एडवांस हो जाएगा। बात को समझो, इसमें यह दिया हुआ है कि कोई बंदा है, हाँ, और इसमें यह भी शो किया हुआ है कि ये बंदा टीडीएस नहीं काटेगा, क्योंकि इंडिविजुअल और इसके बुक्स की कोई ऑडिट भी नहीं होती है। तो बात यह है कि हमें फोन पे से पैसा मिला, 10,000 रुपए मिला, बंदा अनरजिस्टर्ड है, इंडिविजुअल बंदा है, और हम इसका काम करेंगे नेक्स्ट महीने में। तो जीएसटी का लॉ ये कहता है कि सर्विस के बिहाफ पे अगर आप किसी से एडवांस पैसा लेते हो, पहले ये गुड्स पे भी था लेकिन गुड्स पे पोस्टपोन कर दिया है, अभी सिर्फ सर्विस पे है। अगर आपने किसी पर्टिकुलर मंथ में किसी पार्टी से एडवांस पैसा लिया है तो आपको जीएसटी भी एडवांस ही पे करनी पड़ेगी। हाँ, अगर मान लो पर्टिकुलर मंथ में किसी पार्टी से आपने एडवांस पैसा लिया है और पर्टिकुलर मंथ में ही आपने उसको इनवॉइस दे दिया तो बात को खत्म। लेकिन आपने एडवांस पैसा लिया है और इनवॉइस नहीं दिया है, इनवॉइस आप नेक्स्ट मंथ में देंगे, तब उस केस में आपको जीएसटी भी एडवांस ही पे करनी पड़ेगी। समझ रहे हो ना, एडवांस जेब से पैसा निकाल के पहले देना पड़ेगा, और जब नेक्स्ट मंथ हम उसको इनवॉइस दे देंगे तो फिर दोबारा जीएसटी की लायबिलिटी हो जाएगी, फिर हमें इसका एडजस्टमेंट और करना पड़ेगा। तो जीएसटी पोर्टल के ऊपर भी होगा एडजस्टमेंट, यानी जीएसटी रिपोर्ट में भी होगा और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी होगा, दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। तो पहले तो अपना एक काम करते हैं, अपने सेल्स का लेजर बना ही लेते हैं, बाद में बनाना पड़ेगा, अभी बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने बना लिया इवेंट सेल्स, ठीक है, और ये मैं सेल्स अकाउंट में डाल रहा हूँ, एचएसएन वगैरह डाल देता हूँ, एक बार तो मैं एवें डाल देता हूँ और फिर इसको सही कर लेंगे अपनों, ठीक है। तो ये जीएसटी है 18% है, कोई रिवर्स चार्ज नहीं है, ये मेरा सर्विसेज ही आएगा और कोई विशेष कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टीडीएस वगैरह इसमें नहीं होगा। चलो ये तो मैंने कर लिया, विराट केंद्र का भी मैं बना लेता हूँ, ठीक है। ये मेरा सन्ड्री डेटर है और टीडीएस का कोई इसमें लेना देना होगा नहीं और लोकल ही है, ये इसको अनरजिस्टर्ड कर देता हूँ। चलो भाई, काम हो गया, कट्टा काम, चलो ठीक है। तो हम इससे एडवांस पैसा ले रहे हैं, बात इतनी ही है। तो डेट चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम एडवांस पैसा ले रहे हैं तो F6 में एंट्री होगी, इसको मैं डबल एंट्री कर रहा हूँ। एडवांस ले रहे हैं, जीएसटी को भी इम्पैक्ट करवाना है। तो यहाँ पे देखिए राइट साइड में स्टटरी एडजस्टमेंट आ रहा है, क्या रहा है, स्टटरी एडजस्टमेंट आ रहा है। अल्टर के साथ में जे प्रेस करेंगे, यहाँ पे एडवांस रिसिप्ट लेंगे, एडवांस रिसिप्ट लिया मैंने। और जब मैं किसी से पैसा ले रहा हूँ, जैसे मैं विराट केंद्र से ले रहा हूँ, तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डीआर टू विराट केंद्र, तो यहाँ पे विराट केंद्र ही आएगा। तो यहाँ पे मैं विराट केंद्र लूंगा। तो मेरे से टैली पूछ रहा है भाई साहब कि आप किसके बिहाफ पे, यानी कौन सी सेल्स के बिहाफ पे एडवांस ले रहे हो। तो हम ले रहे हैं इवेंट सेल्स के बिहाफ पे, इवेंट सेल्स ले लिया। अमाउंट जो मैं डालूंगा उसे एज ए इनवॉइस वैल्यू माना जाएगा, एज ए इनवॉइस वैल्यू वाला जाएगा। तो 10,000 रुपीज, आगे वैल्यू बढ़ सकती है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चन में 10,000 रुपीज था, 10,000 रुपीज आ गया, टैक्सेबल वैल्यू आ गई यहाँ पे, और ये सीजीएसटी आ गया, एसजीएसटी आ गया। अब मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को पॉज करो और टैक्सेबल वैल्यू
CGST, HGST और CGST, HGST का टोटल, ये रिपोर्ट निकाल के भी देख सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं आप यहाँ पे करो, आप इसे रजिस्टर में नोट कर लो, यानी टैक्सेबल वैल्यू लिख लो रजिस्टर में, CGST, HGST अलग अलग लिख लो, और CGST, HGST का टोटल करके भी लिख लो। अभी मजा आएगा देखना आपको। और अब मैं एंट्री एंटर 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 कर दूंगा। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। एंटर नहीं किया तो परेशानी होगी। यहाँ पे एंड करना है, स्लैश करना है, एडवांस, और जैसे 15 डेज में हम अगले का काम कर देंगे तो जनरल डेट आपने दे दी। और यहाँ पे हम HDFC बैंक में पैसा ले लेंगे। पैसा आ गया, यहाँ पे पार्टी का CR साइड बैलेंस आ गया। चेक के थ्रू उस पार्टी ने पेमेंट किया था, वाया फोन पे किया था, सॉरी वाया फोन पे किया था, ये तो हम भूल गए। तो यहाँ पे जब फोन पे पैसा आता है, देखो देखो बात को समझो, हमें QR कोड लगाते हैं। हमारा QR कोड चाहे फोन पे का हो, चाहे जीपे का हो, चाहे पेटीएम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लेते हैं हमने फोन पे का QR कोड लगा के रखा है, बेटर होता है कि हम पेमेंट का सेटलमेंट अगले दिन करते हैं। तो आज के जितने भी QR होंगे उन सब का पेमेंट होगा वो फोन पे के पास में होल्ड होगा। देखो बात को समझो, हमारा QR कोड फोन पे का है, मैं फोन पे को यहाँ पे मार्केट नहीं कर रहा हूं, बस समझा रहा हूं, फोन पे का है। तो लोग चाहिए हमें पेटीएम करे, चाहे जीपे करे, चाहे भीम करे, चाहे अर्जुन करे, चाहे कुछ भी करे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा पैसा हमारे पोर्टल पे आ रहा है फोन पे, फोन पे उसे होल्ड करता है। फिर कुछ डिडक्शंस होते हैं, अब आप बोलोगे ऐसे डिडक्शन नहीं होते, कुछ सिनेरियो में डिडक्शंस होते हैं, वो भी मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। डिडक्शन होके अगले दिन हमें पैसा देता है, तो ये एज ए कॉन्ट्रा एंट्री है। क्या है? कॉन्ट्रा एंट्री है, यानी हमारे एक खाते से पैसा उठ के दूसरे खाते में आ रहा है। और अगर उस बीच में कोई डिडक्शंस हो रहे हैं तो आपको एक्सपेंसेस की अलग से एंट्री करनी है, और उन एक्सपेंसेस पे आपको आईटीसी भी मिलेगा। सर यहाँ पे क्या करना है? हालांकि फोन पे वगैरह के, यूपीआई वगैरह के बुक्स करने के कई सारे तरीके हैं, मैं एक जनरल तरीका बताता हूं जो हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बैंक नहीं लेंगे, अल्ट्रस सी, हम यहाँ पे फोन पे का ही लेजर बना लेंगे, और ये हम डालेंगे बैंक अकाउंट में। यहाँ पे कोई नंबर वगैरह हम कुछ नहीं डालेंगे, सिंपल एंटर 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 करेंगे, एंटर। अब ये फोन पे में पैसा आ चुका है, फिर फोन पे से हम ट्रांसफर कर लेंगे हमारे बैंक अकाउंट में। जब सेटलमेंट होगा उसकी एंट्री अलग से होगी, वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा, अभी यही एंट्री करनी है। तो ये पैसा आ गया, यहाँ पे कुछ डिटेल वगैरह मेंशन करो तो कर लो, नहीं तो यूपीआई डाल के भी आप मतलब जनरल इसकी डिटेल्स वगैरह लिख सकते हो, बाकी कोई विशेष नीड नहीं है। अगर स्क्रीनशॉट अगला दे रहा है तो कर सकते हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो भाई, एंट्री एंटर मैंने कर ली, ये हो गया काम। अब जैसे मैं एडवांस रिसिप्ट की एंट्री करता हूं तो GSTR1 में ये शो होगा, GSTR1 में शो होगा, और ये मेरी लाइबिलिटी है तो 3B में भी आएगा, 3B में ऑटोमेटिक आ जाएगा। पहले R1 में देखते हैं कि जीएसटी रिपोर्ट के हिसाब से क्या ये एडवांस रिसिप्ट अप्रैल की रिटर्न में शो हुआ है या नहीं हुआ। तो क्योंकि इसका पैसा देना है ना हमें, जो टैक्स के अंदर CGST या GST आया था। चलो भाई चेक करते हैं। तो मैं डीओ में गया, जीएसटी रिपोर्ट, GSTR1, और यहाँ पे देखिए अप्रैल रिटर्न सेलेक्ट होके रखी है, और यहाँ पे आप देखिए हाँ बिल्कुल आया है, टैक्स लायबिलिटी एडवांस रिसिप्ट, ये पूरा आया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी मिल गया आपको प्रॉपर, तो अभी तक रजिस्टर में नहीं लिखा है तो नोट कर लो। अब आपको ये देखना है कि ये मेरी लायबिलिटी है जो मुझे पे करनी है अप्रैल की रिटर्न में। अब ये टैक्स मुझे पे करना है 762 तो ये पे मैं तभी कर पाऊंगा जब मेरे बैलेंस शीट के अंदर आउटपुट के लेजर में ये अमाउंट होगा, है या नहीं? आइए चेक करते हैं। तो मैं पीछे गया, जीएसटी रिपोर्ट के हिसाब से सही है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फाइनल अकाउंट में जाऊंगा, बैलेंस शीट में जाऊंगा, अल्टर F1, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। तो जो आउटपुट CGST HGST है इनमें बैलेंस तो है, लेकिन जब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो भाई साहब ये तो इस वाली का है, आरसीएम की लायबिलिटी है। इसमें तो आरसीएम की लायबिलिटी हुई ना, मुझे तो इनके अंदर ऐड करनी है मेरी एडवांस रिसिप्ट की भी लायबिलिटी, जिससे मैं पे कर सकूं। इसका हम अलग से भी लेजर बना सकते हैं। देखो कई लोग 3-3 लेजर बनाते हैं, एडवांस रिसिप्ट के जीएसटी के लेजर अलग बनाते हैं, आरसीएम के अलग बनाते हैं, जो जनरल हमारी आउटपुट के होती है उसके अलग बनाते हैं, और हम एक सिंगल बना के भी काम कर सकते हैं। ये सब अलग अलग तरीका है। तो अभी अपने सिंगल वाले में करते हैं जिससे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो, तो इसी को इंपैक्ट करेंगे। तो अब हमें पता चल गया अंडर प्रेस करने से कि जो एडवांस रिसिप्ट की जो जीएसटी है उसकी लायबिलिटी इन आउटपुट CGST आउटपुट HGST में नहीं आई, तो लानी पड़ेगी ना। कैसे लाएंगे? चलो आइए देखते हैं। तो वाउचर्स में जाते हैं, डेट चेंज कर लेते हैं, एवं ही कर रहा हूँ डेट चेंज, ठीक है। और जनरल में गया, मैं जनरल ही खुल के रखा है, अल्टर के साथ में जे जाऊंगा, GST, इसमें लेना है इंक्रीज इन टैक्स लायबिलिटी।
सिर्फ टैक्स लायबिलिटी में इंक्रीज करेंगे। इंक्रीज इन टैक्स लायबिलिटी क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं ऑन अकाउंट ऑफ एडवांस रिसिप्ट की हमने एडवांस में पैसा लिया है। एंटर प्रेस करेंगे, एंटर एंटर एंटर। अब देखो ये तो फिक्स हो गया कि आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एचजीएसटी तो सीआर साइड में आएगा। डीआर में किसको लोगे? डीआर में हम एक अलग से लेजर बनाएंगे, सॉरी, डीआर में हम अलग से लेजर बनाएंगे टैक्स ऑन एडवांस रिसिप्ट। सर ये क्यों बनाया? और ये करंट असेट्स में लेके जाएंगे। सर ये क्यों बनाया? देखो बात को समझो, डबल एंट्री मोड पढ़ रहे हैं, डीआर और सीआर दोनों साइड बैलेंस बराबर होना चाहिए। अभी ये टैक्स हम जबरदस्ती गवर्नमेंट को दे रहे हैं, और जब इन फ्यूचर जब हम उसको सप्लाई दे देंगे, सेल्स का बिल बना देंगे, तब भी तो हमारा टैक्स कैलकुलेट होगा। तब गवर्नमेंट को हम बोलेंगे भैया जी ये टैक्स हम ऑलरेडी एडवांस रिसिप्ट में दे चुके हैं, और अब हमें इस टैक्स को एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस करना है। तो जब एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस करेंगे, गवर्नमेंट को बोलेंगे ये टैक्स एडवांस में दे चुका हूं, तो मेरे बुक्स में एडवांस दिया हुआ एसेट्स में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और उसी एसेट्स का बैलेंस का यूज करके मैं अपनी लायबिलिटी को पे करूंगा। सर समझ में नहीं आ रहा? कोई दिक्कत नहीं, एंट्री देखो, एंट्री देखो, समझ में आ जाएगा, कोशिश करो आ जाएगा, नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में बता देना दिक्कत कहाँ आ रही है। और फिर भी दिक्कत आए तो अपनी लाइव क्लासेस होती है शाम को 8:40 पे, वो ज्वाइन कर लेना, दिक्कत कहाँ आ रही है। चलो भाई ठीक है, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ इसको समझाने की, और आपको समझ में आएगा, टेंशन मत लो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो करंट असेट्स में जाएगा, कुछ नहीं करना है, कंट्रोल के साथ में ए। तो टैक्स ऑन एडवांस रिसिप्ट में टोटल आ जाएगा टैक्स की वैल्यू, तो 1525.42 ये आपने टाइप करी होगी, तो ये आ गया। चलो भाई ठीक है, सीआर साइड आउटपुट जीएसटी कहाँ गया है? अरे वाह, तो स्पेल गलत लिख दिया। हाँ इसमें टी नहीं है, इसमें टी नहीं है, तो आउटपुट सीजीएसटी बता दिया करो भाई। ठीक है, आउटपुट सीजीएसटी लेते ही आ जाएगा। तो जीएसटी कितना आएगा? 9% आएगा। टैक्सेबल वैल्यू कितनी थी? 8474.58 थी, 10,000 नहीं थी, वो इनवॉइस वैल्यू थी। ठीक है, ये आ जाएगा। और यहाँ पे जो सीजीएसटी का अमाउंट है वो 762.71 है, और यहाँ पे आउटपुट एस जीएसटी, और ये आ जाएगा 762.71। अब आपको देखो यहाँ पे लायबिलिटी इंक्रीज हो चुकी है और ये एसेट्स में आ चुका है। आपके माइंड में क्वेश्चन हो सकता है कि सर जरूरी थोड़ी है नेक्स्ट मंथ इनवॉइस वैल्यू 10,000 का ही हो, 1 लाख का भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। टेंशन मत लो, ये एंट्रियां मैंने असाइनमेंट में डाली है। नेक्स्ट मंथ यानी जो मई मंथ की एंट्री आएगी उसमें इनका एडजस्टमेंट हो जाएगा, पैनिक होने वाली बात नहीं है। चलो भाई ये काम हो गया, एंटर प्रेस करूंगा। जीएसटी डिटेल प्रोवाइड करवानी है आपको, यस। किस चीज का है भैया जी? तो ये हो चुका है हमारा विराट केंद्र का है। ठीक है, एंटर एंटर एंटर, और ठीक है एंटर प्रेस करना है, कुछ नहीं करना, एंटर। ये एंट्री हो गई। ध्यान रखना ये एंट्री होने के बाद में जीएसटी रिपोर्ट्स में बैलेंस डबल नहीं होना चाहिए। चेक करते हैं, तो उसके लिए पीछे आए, हालांकि अल्टर जी से भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे को यूं अच्छा लगता है। डीओजी डॉग GSTR1, देखिए बैलेंस डबल नहीं हुआ है। चलो भाई बच गए, एंट्री तो सही है। चलो बैलेंस शीट में चलते हैं। तो फाइनल अकाउंट बैलेंस शीट, यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ पे आउटपुट सीजीएसटी पे एंटर प्रेस करते हैं, अगेन एंटर प्रेस करते हैं। ये देखो ये टैक्स ऑन एडवांस रिसिप्ट से ये लायबिलिटी बनी, और ये आरसीएम वाली लायबिलिटी ये बनी। तो प्रॉपर हमारे पास में यहाँ पे डेटाबेस प्रॉपर वे में बन रहा है। ये एंट्री हमारी हो चुकी है। कैसी लगी एंट्री बताओ भाई? चलो भाई ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट एंट्री है, तो नेक्स्ट एंट्री हमारी है, हमने एक और फर्म लेके रखी है विजिट एडवर्टाइजिंग की, जिससे हमने एडवर्टाइजिंग करवाया है, और उसने हमें बिल दिया है 15,970 रुपीज का। और इसमें हम अगले को पेमेंट कर रहे हैं पीडीसी चेक से, यानी हम उसको चेक तो आज देंगे, लेकिन वो चेक क्लियर होगा 30 मई को। तो पीडीसी का एडजस्टमेंट कैसे करेंगे वो भी इसमें आ जाएगा। चलो भाई करते हैं, डेट बढ़ा लेते हैं आगे, और ये जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो F9 में ही होगा। और इसको हम एक काम करते हैं, एक वही परचेज में डायरेक्ट सारी एंट्री हम कर रहे हैं तो गलत है। इसका एक वाउचर टाइप अलग से बना लेना चाहिए था, टीडीएस परचेज का बना लेना चाहिए था। चलो कोई ना, अभी तो परचेज में ही कर लेते हैं, बाकी टीडीएस परचेज का अलग से वाउचर टाइप बनाना चाहिए था। तो परचेज में तो हमारे जो बाकी गुड्स वगैरह आ जाते हैं। हाँ वैसे भी सर्विस फर्म अपनी तो ये वाली, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बेटर रहता है कि अपनों इसका टीडीएस परचेज का अलग से बनाते, क्योंकि जो गुड्स का होता है वो तो परचेज में आ जाता, और टीडीएस परचेज होती है वो अलग से शो हो जाती है। तो सर्विस को अलग करना चाहिए, कैपिटल गुड्स को, सर्विस को और गुड्स को, इन 3 वाउचर टाइप तो आपको बनाना ही बनाना चाहिए। आरसीएम आपकी चॉइस है कि आप जनरल पे करते हो तो जनरल का अलग से बना लो, और परचेज में करते हो तो फिर परचेज में भी अलग से बना लो। आरसीएम का 4 वाउचर टाइप परचेज के बनाने ही बनाने चाहिए, जिससे फिल्टर बहुत आसान हो जाता है, और भी काफी सारे चैलेंज होते हैं वो इजी हो जाते हैं। बाकी चलो चला लेते हैं, एक बार नहीं बनाया तो काम इसी से चला लेते। तो हम हाँ एंट्री करते हैं, Ctrl+H, अकाउंटिंग इनवॉइस, और यहाँ पे जो सप्लाई इनवॉइस नंबर क्या है भाई साहब? ये है VA 864, और पार्टी का नेम क्या है?
पार्टी नेम है वही विजिटाइजिंग, तो लेजर बना लेते हैं। एडीवी कर देता हूँ मैं। सन्ड्री क्रेडिटर हुआ, टीडीएस डिडक्टेबल यस, और ये लोकली है भाई, तो ये मैं इंडिविजुअल रेजिडेंट दे देता हूँ। और पैन नंबर इसमें दिया हुआ है, तो मैं तो एक बार यही डाल रहा हूँ। ठीक है, आप सही डाल देना। ये जीएसटी नंबर मैंने नहीं डाला, आप डाल लेना। ठीक है, हालांकि मैं की जो आपको फाइनल रिपोर्टिंग कराऊंगा उसमें सब कुछ सही कर लेंगे। चलो ठीक है, तो ये एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस है, ले लिया। तो इसने हमें कितने का दिया, 15,970। और इनपुट की जीएसटी, इनपुट एज जीएसटी, और ये हो गया टीडीएस। तो ये हमने इसमें टीडीएस काट लिया है, ये आपको क्लियर है। एंटर न्यू रेफरेंस, और एंटर, यहाँ पे मैं करूँगा एंड प्रेस स्लैश करूँगा, टीडीएस लिख दूंगा, एंटर। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इस एंट्री में तो कुछ नया है ही नहीं, ये तो आप पढ़ा रहे हो। नया है, देखो रिपोर्ट्स में चलते हैं। टीओ सॉरी स्टेटस रिपोर्ट, टीडीएस रिपोर्ट, टीडीएस आउटस्टैंडिंग। देखो ये भी पेमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर में ही था। अभी तक हमने कोई भी एक ऐसे सेक्शन में एंट्रियां नहीं की थी जिसमें कंपनी और नॉन कंपनी दोनों हो। तो पेमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर में आप देख सकते हो दो एंट्री है, एक कंपनी की और नॉन कंपनी की, और दोनों में यहाँ पे बैलेंस इफेक्ट हो रहा है। तो अब बाकी जितनी भी कंपनी की एंट्री होगी वो इसी में टोटल बढ़ाएगी, चाहे किसी और पार्टी की भी हो, और नॉन कंपनी होगी वो इसी में ही टोटल बढ़ाएगी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें चालान कितने बनेंगे, तो देखो इसमें चालान 4 बनेंगे। एक सेक्शन के मैक्सिमम 2 चालान बनते हैं, कंपनी का नॉन कंपनी का। पहले वाला जो सेक्शन है इसके अंदर एक ही बनेगा, क्यों? क्योंकि नॉन कंपनी में बैलेंस है। सेकंड वाला जो सेक्शन है इसके 2 चालान बनेंगे, कंपनी का और नॉन कंपनी का, दोनों में बैलेंस है। और थर्ड वाले के अंदर क्या है, एक ही बनेगा क्योंकि नॉन कंपनी में बैलेंस है। तो ये कंपनी और नॉन कंपनी को डिफरेंस करने के लिए हमने ये एक एंट्री और असाइनमेंट में डाली है। बाकी लगभग हर एंट्री में आपको कुछ नया मिलेगा। चलो भाई ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। आगे की एंट्री इलेक्ट्रिसिटी बिल हम पे कर रहे हैं। चलो भाई एक डेट आगे बढ़ा के F5 कर लेते हैं, और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का ये स्पेल पूरा लिखना है भाई आपको, मैंने वही कर दिया। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, बाकी मैं सही कर लूंगा, इसको टेंशन मत लो। नॉट अप्लीकेबल, नॉट अप्लीकेबल, कंट्रोल ए, और कितने रुपए का है भाई, 8440। और यहाँ पे ये हो जाएगा HDFC बैंक। और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं डालना है फरवरी नेम में, जैसे हमारे यहाँ पे AVVNL का आता है, आपके क्या आता है कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, हमारे अजमेर विद्युत विभाग निगम की इलेक्ट्रिसिटी आती है। चलो भाई एंट्री हमारी हो गई। ठीक है, चेक प्रिंटिंग साथ में करेंगे, और ये बैंक रिकंसिलेशन चेक प्रिंटिंग में पूरा बताऊंगा, टेंशन मत लो आपको। चलो भाई ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट एंट्री है, हाँ अब आएगा मजा। अब भाई नेक्स्ट एंट्री है कि हम सेल कर रहे हैं कोई एबीसी लिमिटेड को, और एबीसी लिमिटेड को हमने कोई सर्विस दी है, वो दी है 18,64,530 रुपीज। ठीक है, तो सेल्स का बिल बनेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। F8 है, सेल्स का बिल बनेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। सेम आप सीरीज यहाँ पे भी रखना चाहो तो सेम आप रख सकते हो। ठीक है, सेल्स का इनवॉइस नंबर आ रही है। ठीक है, और डेट बाय डिफॉल्ट आ जाएगी। पार्टी अकाउंट नेम यहाँ पे कंट्रोल H करके अकाउंटिंग इनवॉइस ही लेना है। ठीक है, तो पार्टी बना लेते हैं, और पार्टी है एबीसी लिमिटेड, और ये हमारा जाएगा सन्ड्री डेटर्स में। सन्ड्री डेटर्स में गया, टीडीएस डिडक्टेबल तो कुछ होगा नहीं, और फर्म कहाँ की है, लोकल है, रेगुलर है। जीएसटी नंबर टाइप कर देते हैं अगली का, ये जीएसटी नंबर टाइप हुआ। ठीक, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए। इवेंट सेल्स हमारा काम है, इवेंट मैनेजमेंट देना चाहिए था। इनवॉइस वैल्यू ही होती है हमारी, तो 1864530 मैंने मेंशन किया। और यहाँ पे इन सॉरी आउटपुट CGST, आउटपुट SGST हो गया काम। एक राउंड ऑफ भी बना ही देते हैं। देखो परचेज के अंदर राउंड ऑफ अगर बिल में दिया हुआ है तो ही देना है, खुद से नहीं देना है, ध्यान रखना। हम राउंड ऑफ दे रहे हैं, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और यहाँ पे हमने दे दिया इनवॉइस राउंडिंग, कंट्रोल ए। ठीक है, हो गया काम, हो गया सिंपल। हमने हमारा इनवॉइस बनाया, 15 डेज में पेमेंट का लिखा, नरेशन वगैरह लिखने हैं, एंटर। अब बात को समझो, ये जो फर्म है ये रजिस्टर्ड फर्म है, इसकी ऑडिट होता है। नेक्स्ट एंट्री यही है, इसने हमें पेमेंट किया है, और ये इनवॉइस हमने अगले को दिया, तो ये हमें पेमेंट करेगी, और ये हमारा टीडीएस काट के पेमेंट करेगी। तो मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, सेक्शन 194C के अंदर ये हमारा पेमेंट काटेगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कितना अमाउंट यहाँ से हमारे पास में आएगा। चलो कमेंट सेक्शन में मत बताओ, आप नहीं बताओगे, मुझे पक्का विश्वास है। तो आप एक काम करो, आप अपने रजिस्टर में लिखो। यानी मैं ये चाहता हूँ कि आपके इनवॉइस आपके सामने है, सब कुछ आपके सामने है, हमने एबीसी लिमिटेड को सर्विस दी है, ये हमारा टीडीएस काट के हमको पेमेंट करेगी, तो ये हमें कितना वैल्यू देगी, यानी कितना पैसा हमारे पास में, एक सिंगल फिगर कितना आएगा, ये आप कैलकुलेट करके रजिस्टर में लिखो। और रजिस्टर में जब आप लिख लो, फिर वीडियो को प्ले करो और देखो कि आपका रिजल्ट सही आया या नहीं आया। हाँ कर लो, पोज कर लो, एक बार देख लो, मजा आएगा, करके देखो।
चलो भाई ठीक है, अब आपने बात मानी तो ठीक है, नहीं मानी तो ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो देखो बात को समझो, इसका अमाउंट निकलेगा कैसे, इसमें आते हैं अपनों। क्या होता है कि टीडीएस हमेशा टैक्सेबल वैल्यू पे निकलेगा, यानी इस वैल्यू पे निकलेगा, जीएसटी की वैल्यू पे नहीं निकलेगा। तो जो एबीसी लिमिटेड हमारा 194C में टीडीएस काटेगी 1%, वो इस पे निकालेगी 15,80,110 रुपीज पे, और वो टीडीएस कट के हम ये जो जीएसटी का वैल्यू है वो सम हो जाएगा। सर समझ में नहीं आया, देखो मैं बताता हूँ। 18,64,530 रुपीज हमने अगले को दिया, ठीक है, तो हमारा टीडीएस किस पे कटेगा, तो 15,80,110.17 मल्टीप्लाई बाय 1%, 1% हमारा निकल जाएगा। हमारा 1% निकल गया, तो हमारे पास में वैल्यू बचेगी 15,64,309। इसमें हमारा प्लस हो जाएगा जीएसटी। तो जीएसटी की जो हमारी वैल्यू है वो है 284,419.84, एंटर। तो ये हमारा हो जाएगा 18,48,729। ये हमारी वैल्यू होगी, इसको रजिस्टर में नोट कर लो। तो आई थिंक आपका नोट हो गया होगा। हो सकता है कि ये कैलकुलेशन मेरी गलत है, लेकिन मैंने तरीका आपको बता दिया। गलत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, तो करेक्शन कर देंगे। चलो भाई ठीक है, बाकी तरीका मैंने आपको सही बताया। चलो भाई ठीक है, तो इससे हमारे पास में पैसा आएगा। तो पैसा आएगा तो एंट्री रिसिप्ट में होगी, रिसिप्ट में एंट्री कर ली। तो किससे आएगा पैसा भाई, ये हमारे पास में क्या नाम था, एबीसी लिमिटेड अगेंस्ट डिफरेंस। अब आएगा मजा, ये अमाउंट पूरा है, यानी पूरा, क्योंकि पेमेंट एडवाइस आएगी, क्योंकि इसने मेरा टीडीएस काटा है, तो इसका बैलेंस है, हमें पूरा खत्म करना होगा। यानी ये लिख नहीं सकते हम कि भाई हमारे पास में 18,48,000 ही आए हैं, ये पूरा 18,64,000 है, क्योंकि बाकी टीडीएस कट गया है, तो पूरे बैलेंस से होगा। यानी पार्टी का बैलेंस यहाँ पे जीरो करना है, ध्यान रखना, करंट बैलेंस में पार्टी बैलेंस जीरो होना चाहिए। अब डीआर, डीआर में क्या आया, पैसा आया। एचडीएफसी बैंक में कितना रुपया आया, 18,48,729। ठीक है, हो गया। ये चेक के थ्रू पैसा आया, 1 2 3 4 5 6 ले लेते हैं, और बैंक ले लेते हैं इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर किसी के पास में एजुकेशन वर्जन हो तो टाइप कर लेना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ये आ गया, यहाँ पे एंटर प्रेस करा। अब बाकी पैसा हमारा टीडीएस का कटा है, अल्टर सी, टीडीएस एसेट्स का लेजर बना लेते हैं, टीडीएस एसेट्स का। और यहाँ टीडीएस रिसीवेबल का भी बना सकते हैं, टीडीएस रिसीवेबल भी बन सकता है, और वो टीडीएस टीडीएस पेबल का भी बन सकता है, टीडीएस एसेट्स का भी बन सकता है, टीडीएस रिसीवेबल का भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो ये करंट एसेट्स के अंदर अपने इसको डाल देंगे, कंट्रोल ए। ये हमारा टीडीएस कटा, हालांकि पेमेंट एडवाइस हमारे पास में आएगी। तो ये हमारे पास में वैल्यू आ चुकी है, प्रॉपर सब कुछ हमारा काम हो गया है, बैलेंस पार्टी का खत्म हो गया। इस तरह से ये कैलकुलेट होता है, एंटर एंटर एंटर। और ये हमारे बैलेंस शीट को भी इम्पैक्ट करेगा, फाइनल अकाउंट, बैलेंस शीट। और ये देखिए, ये टीडीएस एसेट्स यानी रिसीवेबल बनाते वो ज़्यादा बढ़िया रहता, तो यहाँ पे आ जाता है। ये एडवांस एसेट भी आ गया, तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी और सुंदर और काफ़ी अच्छी अच्छी बैलेंस शीट भी हमारी बन रही है, और काफ़ी मज़ा भी आ रहा है असाइनमेंट में। मेरे को पढ़ाने में मज़ा आ रहा है, आपको पढ़ने में आ रहा है नहीं आ रहा, कमेंट सेक्शन में बताओ भाई। चलो भाई ठीक है, ये बात तो बता ही दो कमेंट सेक्शन में, ये तो बता ही दो कि मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा। चलो भाई ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी एंट्री है कि हमें रेंट चुकाना है, तो वो एक रेंट एडवांस चलता है, तो नेक्स्ट मंथ का एडवांस रेंट का आ गया, यूँ मान लो। तो F5 में एंट्री होगी, डेट बदल लेते हैं। तो रेंट पे करना है, तो एंट्री क्या होगी, F7 में होगी, F5 में नहीं होगी, क्योंकि पहले हमें वो टीडीएस का काम करना होता है। तो रेंट एक्सपेंसेस, खर्च को डेबिट करेंगे, कितना, 72,500। पार्टी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा मोहन रेंट हाउस, और ये न्यू रेफरेंस आ गया, अगेन न्यू रेफरेंस, और यहाँ पे एंड प्रेस करके हम यहाँ पे क्या डाल देंगे, /TDS, और ये आ गया एंटर, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी टीडीएस की। तो ये टीडीएस हमारा कट चुका है। चलो भाई ठीक है, एंटर एंटर एंटर। फिर सामने वाली पार्टी को पेमेंट कर देंगे, सेम मोहन रेंट हाउस। पेमेंट एडवाइस में नहीं निकाल रहा हूँ इस बार, आपको निकाल के फोल्डर के अंदर रखनी है, फोल्डर के अंदर रखनी है। फिर उसका करना क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और ये प्रॉपर हो गया, और हम इसमें एक एक्टिविटी भी परफॉर्म करेंगे, गारंटेड है। ये पहले हम करते थे यूट्यूब के ऊपर, पहले करते थे, काफ़ी सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको जीएसटी वगैरह में। तो हम बच्चों से मंगवाते थे, फिर कुछ हम एक्टिविटी करते थे, बच्चों को बड़ा मजा आता था। तो ये भी हम करना शुरू कर देंगे दोबारा। चलो भाई ठीक है, ये भी काम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है, हमने लोन इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, और वो चेक से पे कर रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग की किस्तें होती है वो चेक से पे होती है। तो हम लोन पे कर रहे हैं, तो हमारा लोन कितने रुपए का था भाई, 28 लाख रुपए का। उसकी ईएमआई कितनी है, ये आपने रजिस्टर में नोट की हुई है, मैंने नोट कराई थी शुरुआत में। तो इसको हम पे करते हैं, यानी ईएमआई को पे करते हैं। तो पेमेंट में एंट्री होगी, तो करते हैं हमारी ईएमआई पे। तो हम ईएमआई पे कर रहे हैं, ठीक है। तो उस ईएमआई के अंदर हमारे अकाउंट से जो पैसा कटता है वो कटता है 57,109 और 0.50 पूरा कटेगा ये, ठीक है। तो ये पैसा हमारे अकाउंट से कट रहा है, और इसका हमने चेक दिया हुआ है,
ठीक है। स्टार्टिंग में कुछ जो ईएमआईज होती है वो चेक से कटती है, उसके बाद में नेट बैंकिंग से कटने लग जाती है। तो इसमें हमारी दो चीजें पे हो रही है, प्रिंसिपल लोन और इंटरेस्ट और हमारा ईएमआई। तो ये सारा बैलेंस मैच करना चाहिए। कैसे करेंगे देखो, तो सबसे पहले तो हमारा लोन हो रहा है, तो बैंक लोन हमारे पास में कितना है अभी 28 लाख रुपए का करंट बैलेंस में दिखा रहा है। जैसे ही मैं ये ईएमआई पे करूंगा तो इसकी ईएमआई में मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है वो है 37,859.50। आप देखो तुरंत ही मेरे बैंक लोन से इतना लोन मेरा कम हो चुका है। अगेन डीआर। अब है मेरा ये बैंक इंटरेस्ट, ये हो गया मेरा बैंक इंटरेस्ट। और ये मेरा खर्चा है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक जीएसटी का एक बार के लिए कोई लेना देना नहीं है। और इसके अंदर जो मेरा इंटरेस्ट है वो है 19,250 रुपीज। ठीक है, ये मेरा हो गया डीआर, ये मेरा पे हो गया। और ये मेरी ईएमआई होगी जो एचडीएफसी बैंक से मेरी ये अमाउंट की कट्टी है। तो ये अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, सारी ईएमआई की एंट्री ऐसे ही होगी और कोई दूसरा तरीका नहीं है। एंटर प्रेस कर दो, चेक से हो रही है और यहाँ पे फेवरिंग नेम को ब्लैंक कर देते हैं और यहाँ पे ये नरेशन वगैरह लिख के एंटर एंटर प्रेस कर दो, ये चेक हो गया। तो प्रिंट पहले से दिया हुआ ही है तो इसको अपनो प्रिंटिंग को एडजस्ट करेंगे, कैंसिल, चलो हो गया काम। तो ये भी मेरी एंट्री हो चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो मेरी एंट्री है वो है कि गणेश अकाउंटेंट से मैंने और सर्विसेज ओढ़ ली है। ठीक है, तो एंट्री बढ़ा लेते हैं F7 और यहाँ पे इनवॉइस डिफरेंस वगैरह नंबर देना होता है तो ये रिपोर्टिंग में हम सही करेंगे। एक भी चीज ऐसी नहीं लेंगे एवं ही चल जाएगी, प्रॉपर रिपोर्टिंग बनाएंगे जैसे ओरिजिनल काम हो रहा है। और इसी असाइनमेंट का यही मजा है, आपको कंप्लीटली एक रियल टच ये आपको देता है तो जिससे कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है और कितनी सारी चीजें आप सीख रहे हो तो ये भी आपको पता चलता है। चलो भाई ठीक है, तो एंट्री करते हैं, गणेश अकाउंटेंट की कर देते हैं। तो अकाउंटिंग सर्विसेज है हमारी, तो अकाउंटिंग सर्विसेज कितना पैसा और ले रहा है भैया, अगला 13,650 रुपये और ले रहा है। ये तो 1 लाख रुपए हो गए। ठीक है, 13,650 और यहाँ पे आ जाएगा गणेश अकाउंटेंट, न्यू रेफरेंस और ये एंड प्रेस करके यहाँ पे कर देंगे टीडीएस और ये टीडीएस कट गया हमारा और ये टीडीएस की वैल्यू आ गई। ठीक है, सब कुछ सेम और एंट्री हो गई। पेमेंट का भी इसमें नहीं दिया हुआ है, पेमेंट दिया हुआ है भाई, पेमेंट भी दिया हुआ है तो पेमेंट भी कर देते हैं गणेश अकाउंटेंट को। गणेश का काम ठीक है, इसको हम सारा पेमेंट तुरंत कर देते हैं। चलो भाई ठीक है, ये इसका पेमेंट का काम हो गया। अब देखो, अब जनरली हमारी इस अप्रैल मंथ की सारी एंट्रियां हो चुकी है। तो अब बात ऐसे है कि हम डीओजी पे जाते हैं, टीडीएस रिपोर्ट पे जाते हैं और टीडीएस आउटस्टैंडिंग पे जाते हैं। तो अब अगर आप देखो कि आपने टोटल एंट्रियां कितनी करके रखी है, 1 2 3 4 5 करके रखी है और आपके ये चालान बनेंगे 1 2 3 4, यानी 5 एंट्रियां हैं, 4 चालान बनेंगे। रीजन क्या है, क्योंकि एंट्रियों से चालान नहीं बनते हैं, सेक्शन से बनते हैं। अब हमें क्या करना होगा, मई मंथ में जाना होगा। मई मंथ में जाने के बाद में पहले हमें जीएसटी रिपोर्टिंग तैयार करनी पड़ेगी R1 और फिर हमें टीडीएस के चालान पे करने पड़ेंगे, चालान को रिकंसिलेशन करने पड़ेंगे और जो टीडीएस की जो रिटर्न है फॉर्म, जो टीडीएस की रिटर्न के फॉर्म है उनको भी देखना पड़ेगा कि भाई इस मंथ का जितना भी काम किया है वो बराबर फैच हो रहा है या नहीं हो रहा। फिर हमें 3B के लिए भी डेटा तैयार करना पड़ेगा और आईटीसी एडजस्टमेंट की भी एंट्रियां करनी पड़ेगी और फिर आगे की भी एंट्रियां करेंगे। तो इसी के साथ में एक अपडेट मैं आपको और देता हूं। देखो, वीडियो रेगुलर आ रहे हैं लेकिन एक कंटिन्यू नहीं आ सकते हैं और वीडियोस के अंदर एक छोटी सी प्रॉब्लम ये भी होती है कि आप लाइव करंट तुरंत मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं पूछ पाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि एकदम प्रॉपर एडवांस से भी एक्सपर्ट लेवल में अकाउंटिंग सीखना, जीएसटी टीडीएस फाइलिंग वगैरह और भी ज्यादा इन्वेंट्री का सेगमेंट हो, चाहे एससीएम का काम हो, चाहे आईएमएस का काम हो, कंप्लीट जीएसटी अकाउंटेंट या रिटर्न फिलिंग का काम हुआ, टैली का काम हुआ, वो अगर आप परफेक्ट लेवल में करना चाहते हैं और लाइव क्लासेस में करना चाहते हैं जिसमें आप क्वेरी वगैरह भी पूछ सकते हो, ओरिजिनल सर्टिफिकेट वगैरह भी आपको मिले और भी आपको सपोर्ट मिले, तो इसके हमारे जो नए बैच के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं और ये हमारी जो क्लासेज है वो 25 सितंबर से स्टार्ट होगी। इसके अंदर आपको जीएसटी अकाउंटेंट का सेगमेंट हुआ, 6.2, 2.1 ईआरपी, एसजीपी हुआ, टीडीएस टीसीएस जीएसटी एडवांस इन्वेंट्री है, इवन आईएमएस और एससीएम तक के टॉपिक आएंगे। लाइव क्लासेस होगी, शाम को अप्रोक्स 8:40 PM पे होती है। क्लास होते ही आपको उसकी रिकॉर्डिंग में मिल जाती है और भी काफी सारे बेनिफिट्स वगैरह आपको मिलते हैं। सारे बेनिफिट्स में एक सिंगल वीडियो में नहीं बता पाऊंगा, तो अगर आप इनकी हमारी डेमो देखना चाहते हो, देखो वीडियो क्लासेस हमारी कैसी होती है आप देख रहे हो, अब लाइव क्लासेस की भी अगर आप डेमो देखना चाहते हो, सारे बेनिफिट्स देखना चाहते हो, सिलेबस वगैरह देखना चाहते हो, तो आपको सिंपली क्या करना है, हमारा जो एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में ये होम पेज आएगा, चाहे तो आप इस बैनर पे क्लिक कर दो, चाहे आप इस लाइव कोर्सेज पे क्लिक कर दो। जैसे ही लाइव कोर्सेज पे क्लिक करोगे इस तरह से आएगा, इसमें कंटेंट पे आपको क्लिक करना है। बाय डिफॉल्ट तो ओवरव्यू पे आएगा,
आपको कंटेंट पे क्लिक करके कोर्स डिटेल हुआ, बैच सिलेबस हुआ, इसमें हमने फ्री कंटेंट में हमारी काफ़ी सारी जीएसटी की जो डेमो क्लासेस है, टैली की डेमो क्लासेस है स्टार्टिंग की, वो दे के रखी है। ये सारे के सारे असाइनमेंट्स आपको मिलेंगे और प्रीवियस बैच की रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी, टैली का ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी मिलेगा, प्लेसमेंट सपोर्ट भी रहता है। उन सब की डिटेल आपको यहाँ पे दी हुई है। तो अगर आप चाहते हो कि प्रॉपर वे में एक्सपर्ट बनना, तो आप हमारे लाइव क्लासेस को भी गो थ्रू कर सकते हैं। और किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो हमारा ये हेल्पलाइन नंबर है 91 66 48 50 51 9166485051। इन पे भी कॉल करके आप बात कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर दूं, असाइनमेंट वगैरह आप अपने प्रॉपर प्रिपेयर कर लेना, जिससे नेक्स्ट वीडियो में आपके कोई दिक्कत नहीं आए। और कमेंट सेक्शन में ये भी बताओ कि आज वाले इस वीडियो के अंदर यानी आज वाली क्लास के अंदर कितनी चीजें आपने नई सीखी और कितनी चीजें आपको आती थी, और असाइनमेंट के लिए आप नेक्स्ट मंथ के असाइनमेंट के लिए एक्साइटेड हो या नहीं।